इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जूम जूम केवल आज सुनने वाला केवल सेशन है। ओके सर। गुड इवनिंग। सुदामा, दरवाजा खोल के ही रखो। तो देखो, एक है, हम लोग आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बीपीएससी 66 मेंस की चर्चा करेंगे। और इसमें आपका सबसे बड़ा एक टेंशन वाला होता है कि क्या पढ़ें। नहीं, ये बीपीएससी आसान इसलिए है कि इसमें क्या पढ़ें थोड़ा छोटा है। मैंने कहा जाए एक तरह से ओपन एंडेड नहीं है ये, उसका छोर जो है वो क्लोज है। ओपन एंडेड हो जाने से क्या होता है कि एग्ज़ाम थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो बीपीएससी 66 मेंस एक अप्रोचेबल एग्ज़ाम है जिसको कि अगर तैयारी किया जाए तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, विश्वास के साथ निकल जाएगा। जैसे कई बार आदमी आईएएस के बारे में अगर ये कहे कि मैं विश्वास से इसको निकाल लूँगा, तो हो सकता है कि वो ना निकले। हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, लेकिन बीपीएससी में अनसर्टेनिटी आपकी कमी के कारण बनती है, तैयारी करने वालों के कमी के कारण बनती है। बीपीएससी के कारण बीपीएससी ऐसा कोई उसमें हर्डल क्रिएट नहीं करता है कि आप लोग माइक ऑफ कर ले, दिक्कत होती है सुन। ठीक है। तो बीपीएससी के साथ है कि बीपीएससी की तरफ से कोई ऐसा हर्डल क्रिएट नहीं किया जाता है कि आप सेलेक्ट ना हो, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। कई बार चूंकि जो कमीशन है, कमीशन हर्डल क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ा यूपीएससी का ही एग्जाम्पल लें तो उसमें हर्डल, सबसे बड़ा हर्डल तो यही होता है कि 20 क्वेश्चन दे देते हैं वो, और 4000 वर्ड दे देते हैं लिखने के लिए कंपल्सरली। 10 क्वेश्चन 250 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, तो ऑलमोस्ट 4000 वर्ड हो गया। और 3 आवर्स में 4000 मार्क्स, 4000 वर्ड लिखना थोड़ा डिफिकल्ट तो आयोग ने ही कर लिया। और एक और दूसरी दिक्कत उसमें यूपीएससी के द्वारा कर दिया जाता है कि आपको 20 में 20 लिखने होते हैं। यहाँ पे तो राजा वाली स्थिति है, माने जो मन करे सो। जैसे कहा जाता है ना कि एक कंज्यूमरिज, उपभोक्ता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर हैविंग मल्टीपल चॉइसेस। आप जो अच्छा लगे वो उसको, यानी आप अच्छा वाला चुनिए और अच्छा वाला लिखिए। नहीं, एक होता है कि भाई आपके पास चॉइस नहीं है, यहाँ तो आपके पास चॉइस है ना भाई। चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चुन लीजिए और उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करिए। बीपीएससी ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, आपके पास 6 क्वेश्चन रख दिया और उसमें से 3 क्वेश्चन आप लिखिए अपने पसंद का। और वो 3 भी अगर आपने नहीं ठीक से तैयारी किया है, नहीं लिख पाते हैं, तो समस्या बीपीएससी का नहीं है, समस्या छात्र की है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें से आता है। तो हम लोग जो इसकी चर्चा करने जाएं तो एक फर्स्ट पार्ट में ये आता है कि इसके पहले हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है कि अभी बीपीएससी जो 66 का जो पीटी था, पीटी में 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मैंने पाया बातचीत के दौरान। एक हैं जो जिनके 100 से ऊपर हैं, तो जिसका भी 100 से ऊपर है तो फिर तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन भी, 1 घंटा भी समय खराब करना उचित नहीं है, ये माने अच्छा नहीं माना जाएगा, अपने साथ भी न्याय नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो एक इसमें एक आता है कि जिसका 100+ है, तो ऐसे लोग तो भाई सीधे मेंस में एक दिन भी समय नहीं खराब होना चाहिए, 1 घंटा भी समय खराब नहीं होना चाहिए, रनिंग मोड में उनको आ जाना चाहिए। एक दूसरा कैटेगरी है जो अराउंड कट ऑफ हैं, जैसे 96, मैंने एक लॉजिकली इस बात को कहा था कि भाई 66 में, 60-62 में, 63rd में, 64th में, सब में जनरल कैटेगरी का 96 और 97 गया है। एक बार 97 गया है, बाकी 3 बार 96 है। तो इस बार भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन, बहुत होगा तो 2 क्वेश्चन तो कहने में थोड़ा वही लग रहा है, माने मुश्किल ही हो रहा है बीपीएससी का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि पेपर में ऐसा कोई पेपर इजी नहीं है, बीपीएससी का पेपर ऐसा ही होता है, बीपीएससी पीटी का पेपर भी ऐसा ही होता है, और मेंस का पेपर भी ऐसा ही होगा जैसा कि हर बार आता है। कहीं 1-2 चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज करता है तो करता है।
तो उसमें इस बार ये सोच के चलना, अपने साथ अन्याय करना है या अपने को कष्ट में डालने की जरूरत है, डालने वाली बात है कि बीपीएससी का कट ऑफ 100 और 104 और 105 कई लोगों का मैंने देखा। ऐसा ये अच्छा रिस्पॉन्सिबल प्रेडिक्शन नहीं है ये, ठीक है। आपका 110 सही है तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि भाई 104 सही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लोग मार्केट में हमेशा कई बार आता है कि बीपीएससी में एथिक्स क्यों नहीं जोड़ दिया जाता है, भाई जैसा झारखंड का सिलेबस है या उत्तर प्रदेश का सिलेबस है, बीपीएससी ऐसा क्यों नहीं कर देता है। तो बिहार फिर वही एक भी सोचने वाली बात है कि 28वां राज्य है देश का, कई मामलों में उसको शिवहर भी देखना होता है और मधेपुरा खगड़िया भी देखना होता है, बहुत सारे पीछे उधर कटिहार किशनगंज भी देखना होता है, वहाँ भी तैयारी करने वाले लोग होते हैं। तो उनको भी ध्यान में रख के, और पता चला कि इस तरह का एडवांस सिलेबस कर दे तो फिर वो किशनगंज के लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे। वहाँ भी महिलाएं हैं, वहाँ भी लड़कियाँ हैं, उनकी वहाँ तक हो सकता है कि वो इतने एडवांस नहीं है कि वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो इसलिए बीपीएससी का सिलेबस जैसा है वैसा है, अभी चल रहा है, लेकिन पता नहीं कब चेंज हो, अब वो तो नहीं जानते। लेकिन इस बार तो चेंज कम से कम 66 में 67 में ऐसी कोई चेंज की संभावना, 66 में तो खैर कुछ है ही नहीं। तो जिनका ऐसा है जो कट ऑफ पर हैं, जैसे शेयर बाजार में जब जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है, एक कट ऑफ लिखा रहता है कि बोली लगाने के लिए वो ब्लॉक जो बना रहता है उसमें होता है कि आप बिड करिए कि आप जैसे 55 से 60 गुना के बीच में, 550 से 10 रुपये का देखिए फेस वैल्यू पर 55 से 60 गुना, 55 to 60 टाइम्स वो बोलते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा वो नीचे रिकमेंडेशन ही लिखा रहता है कि कोट ऑन कट ऑफ, मैंने वो जो ब्लॉक है उसमें कट ऑफ लिख दीजिए, वट एवर कंपनी विल डिसाइड आई एम रेडी टू पे, इस तरीके से ऑप्शन दे देते हैं। तो कट ऑफ, तो ये वही कट ऑफ वाली बात है। 96 जो भी ईबीसी ओबीसी जो जहाँ है, लड़कियों के लिए एक जरूर थोड़ा जंप आया था, 86 से 91 हो गया था 65th में, लेकिन हमें लग रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है वो। अब ये इस बार ना, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि 91 से इस बार 95 96 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 87 88 के आसपास का कट ऑफ मान के चलिए लड़कियों के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है 87 88 पर हो जाएगा। 2-1 क्वेश्चन से ज़्यादा का कहीं कोई एवरेजन उस बार हुआ होगा 95 में जब हो गया वो 65th में। तो कट ऑफ वाले लोगों को भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इनको भी ये तो करें ही करें, 100% वाले तो करेंगे, कट ऑफ वाले भी मेंस की तैयारी करें। और अब रह जाता है जो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, कट ऑफ से नीचे अगर माइनस में है, ये तो प्लस कट ऑफ प्लस वाले हैं या कट ऑफ के बराबर भी मान सकते हैं, लेकिन जो कट ऑफ में माइनस है 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जिनके माने कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने की संभावना नहीं है, तो इनको क्या करना चाहिए। आपस में ही मान लो तय करके अगर देखें कि इनको क्या करना चाहिए, तो अच्छी बात यह है कि 67th का कैलेंडर भी आया हुआ है। जुलाई में नोटिफिकेशन होगा, अक्टूबर में पीटी होगा। तो अभी हम लोगों के पास करीब करीब 9 महीने का टाइम है, ऐसे लोगों के पास अब 9 महीने का टाइम है। और ये 9 महीने में आप अभी से लेकर के और अक्टूबर तक पीटी की तैयारी नहीं की जा सकती। भाई पहले भी तो पढ़े हुए हैं, अब तो 10-15 क्वेश्चन का ही तो सुधार करना है, तो 10-15 क्वेश्चन के लिए 9 महीने नहीं पढ़ सकते। और आपके जो इनका जो 100+ है या जो मेंस है, तो क्यों हम लोग बार बार बोलते हैं कि अब आप एकदम जो वार फुटिंग मोड में आ जाइए, एकदम युद्ध है आपके पास, तो खाने पीने के लिए भी समय नहीं है। मैंने अब जो ऐसे लोग हैं जिनका 100+ है या कट ऑफ के राउंड जो जिनके पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके पास तो सोचने के लिए भी समय अब नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि उन्होंने मेंस की तैयारी पहले, जब बीपीएससी इतना रेगुलर चल रहा है, आईएएस का लोग क्यों साल भर तैयारी करते हैं? भाई मेंस की तैयारी पहले करते हैं फिर पीटी की तैयारी करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यूपीएससी का डेट बिल्कुल सब फिक्स है, उसका शेड्यूल फिक्स है। लेकिन बीपीएससी के साथ तो अच्छी बात है, ये भी तो फिक्स हो गया है ऑलमोस्ट। तो आप भी तो इसका एक जो ऐसे लोग जो कम से कम साल भर का एक प्लान लेके चलें, और साल भर के प्लान में जैसे 67th की बात करें तो भाई 4 महीने कम से कम मेंस की तैयारी, तो ये 9 महीने में 4 महीने 5 महीने मेंस की तैयारी कर लें, और 5 महीने के बाद फिर तो मेंस की तैयारी के दौरान भी तो पीटी हो ही रहा है, और फिर 5 महीने के बाद जो 4 महीना बच गया तो फिर पीटी की तैयारी कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो 5 महीने 4 महीने जो मेंस की तैयारी आपने किया, और मेंस का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि 4 महीने केवल मेंस भी, साथ साथ 2-1 घंटा पीटी भी किया जा सकता है। और उसके बाद जो फिर जुलाई में फॉर्म भर करके, और उसके बाद फिर पीटी में चाहे मई से ही 4-5 महीने इधर से, और फिर उसके बाद वो मई से लेकर के और अक्टूबर तक फिर पीटी की तैयारी कर लें। और उसका फायदा क्या होगा, जैसे 27 को आपने एग्जाम दिया, तो उसके बाद अगर आपको सिलेबस अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ रहता, भाई हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या क्या हमारा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है, भाई हिस्ट्री में हमारा हिस्ट्री कल्चर में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है, तो अभी का टाइम तो बेस्ट टाइम होता है रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। ये तो 3 महीने का जो टाइम है, तो 3 महीने में तो आप तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि भाई कई लोगों को पढ़ना पड़ रहा है कि उन्होंने
मेंस की तैयारी नहीं किया, लेकिन मेंस की तैयारी किए होते तो सोचो अभी कितने कितने कंफर्टेबल जोन में रहते। भाई सब चीज़ों को और क्वालिटेटिवली, जो नहीं कहा जाता क्वालिटी इनरिचमेंट, भाई एक हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे पास है पेज, और उसमें गूगल इमेज में जाते और वहाँ से कुछ कुछ इमेज उठा उठा करके इसमें ले आते, वहाँ से इमेज को देखते और यहाँ डिजाइन करते अपने नोट्स में। कहीं कहीं पे कई जगहों पे ई नाम मान लो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग में जाते और वहाँ पे चीज़ों को फिर थोड़ा डायग्राम बनाते, माने वहीं पे और थोड़े से आर्टिस्टिक होते। और बीपीएससी में तो आरटीआई में क्वेश्चन कल ही कोई आया था मिलने के लिए, तो बता रहा था कि आरटीआई से कॉपी निकलवाया तो उन्होंने जैसे पैरा वाइज लिखते थे, वो तो पैरा वाइज लिखते थे तो उन्होंने काट दिया था। बहुत पहले भी मैंने भी कई बार पिछली बार भी खूब जोर दे करके बोला कि भाई आंसर लिखने में ध्यान रखिए, अगर पैरा वाइज लिखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये होती है कि वो 50% मार्क्स देते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, 17-18 नंबर दे करके ऐसे टिक मारते हैं। चूंकि यहाँ जो टेस्ट सीरीज होता है, आस्था में टेस्ट सीरीज होता है चाहे कहीं भी होता है, तो जो कॉपी चेक करने वाले का एक पर्पस होता है कि आपकी कमी को आइडेंटिफाई करके उसको आपको बताए कि भाई आप इसमें आपकी ये कमी है, आप इस कमी को दूर करिए। लेकिन बीपीएससी के लोगों को कॉपी जांचने में आपको कौन सा सुधार करना है, उनको तो कोई सुधार नहीं करना है, तो वो उसमें कमी तो देखेंगे नहीं, वो तो जो कमी देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ऐसे एक बार टिक मारेंगे और 17 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, 26 नंबर इस तरह से बिठा देंगे और फर्स्ट पेज पे ले जाकर के उसको टोटल जोड़ देंगे। ऐसा ही करेंगे ना वो। एक आरटीआई से कॉपी निकाल के आप देखिए, एक सेंटेंस भी उसमें वो काहे को कमेंट लिखेंगे, तो कोई पर्पस ही नहीं होता है कमेंट लिखने का। तो वहां पे तो किस कॉपी में ज्यादा मार्क्स मिला है, मैंने कई सारे आरटीआई का कॉपी देखा, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि 64th 65th मैंने सब पूरा पैटर्न ही अपना चेंज कर दिया और कैसे कैसे कर लिया। तो आपको ऐसे कॉपी में, क्योंकि आज भी देखो आप तो भाई अधिकारी बनाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आश्चर्यजनक नहीं लगता कि बात की जैसे 3 कानून को रिपील करना, ये कानून के हर पॉइंट्स को लिखने में कितना मेहनत पड़ा होगा और कौन किया होगा ये सारा मेहनत। भाई इसीलिए तो आईएएस का एग्जाम इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, इसीलिए तो वहां पे ब्रेन लेते हैं, वो लिखने वाले को लेते हैं। जितनी सारी चीजें हम लोग को आसानी से गवर्नमेंट के साइट पे जाते हैं और वहां पे बहुत सारे डेटा हम लोगों को जो मिल जाते हैं, वो डेटा अपने आप तो वहां आता नहीं है, भाई कोई लिखता है ना, बैठ के सुबह में 9 बजे से लेकर के मोदी जी जो प्रवचन सुनाते हैं वो कोई लिखता है, उसको लिख करके उनको देता है। तो सोचो पीछे में ऑफ द साइट कितना काम चल रहा है, ऑफ द साइट में तो बहुत, तो आप भी तो उसी के लिए पॉइंट, अब राज्य स्तर पे आपको लिखना पड़ेगा, और बिहार तो चूंकि थोड़ा सा ढीला ढाला राज्य है तो थोड़ा वहां कम लिखाता है। आप किसी भी साइट पे जाइए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अपडेटेड नहीं रहती हैं, जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी और बाकी जो मंत्री जी हैं वो भी शायद साइट को चेक नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो साइट बना है वो उस पर मैटर सब डाला जा रहा है, पहले का साइट तो उसको हटा दिया है उन्होंने, अब नया साइट बनाया है बिहार सरकार का, तो उसमें जाएंगे तो आप उस साइट पे जो मैटर है उस मैटर को उठा के देखिए आज किस तरह से चीजें चेंज हुई हैं। पहले सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो जनरली टेक्स्ट बुक के रूप में होते थे, डेटा डायग्राम कम होता था, टेबल वगैरह कम होता था। आज के डेट में क्या है, मोस्टली जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारा का सारा तो डायग्राम और टेबल और पॉइंट से भरा पड़ा है, और वो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वो विजिबल होता है, माने कोई भी किसी के सामने वो पेज रख दीजिए तो इट्स इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू कंक्लूड अबाउट द सर्टेन टॉपिक, और ठीक है अबाउट कंटेंट, तो ये आसान है। तो आपको भी तो आंसर में भी तो उसी तरह से अपने आप को, और वो ज्यादा क्रिएटिविटी भी है इसमें, स्टोरी राइटिंग की संभावना है। अगर कोई लड़का लड़की कोई भी आंसर लिख रहे हैं और उस आंसर में अगर वो पॉइंट्स लिख रहे हैं 5-6 पॉइंट्स, या कहीं कोई डायग्राम बना रहे हैं, कहीं कोई टेबल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से इनको नॉलेज है। और बिहार जैसे थोड़े से लेजी स्टेट में, स्लो स्टेट में अगर चित्र दिख गया इसका मतलब कि कैंडिडेट जानकार है, पढ़ा हुआ है, तो वहां पे वो 26 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर जाना आसान नहीं हो जाएगा। आपको उस तरह का पेज, कोई मान लीजिए 300-400 वर्ड लिखा है, कोई 2-3 पेज लिखा है और उसमें 3-4 जगह उसने अगर डायग्राम या पॉइंट से इस तरह की चीजों को, तो ये तो मेहनत। और ये चीजें एक बात है, ध्यान रखिए कि यहाँ पे फिर बात नहीं बना सकते आप वहां पे नहीं होता है कि अननेसेसरी चीजें वहां पे नहीं जाएंगी, और ये बड़ा मेहनत का काम है। किसी एक टॉपिक को ले लेना, भाई कोई भी मान लीजिए जीएसटी को ही ले लें आप, 15 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को ही ले लें, तो वहाँ पे अगर 15 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट पे अगर कुछ बोलता है तो भाई हमारे पास इतनी तैयारी रहनी चाहिए कि हम टेबल एक बना लें, और टेबल बनाकर एक जगह पे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लिख दें, और उसके जगह पे 14 फाइनेंस कमीशन लिख दें, और उसके बगल में 15th लिख दें,
तो ये ज़्यादा आसानी से कंपेयर हो गया कि 15 फाइनेंस कमीशन में क्या चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग नीचे कंक्लूड कर दें, उस टेबल को एनालाइज कर दें। तो एग्जामिनर के लिए ज़्यादा आसान, लेकिन ये काम तो मेहनत मांगता है ना, क्रिएटिविटी मांगता है ये काम, ठीक है। तो खैर अब ये है कि, तो अब मैं बात ये इसलिए शुरू किया था कि अगर पहले से मेंस की तैयारी होने पे, ये तीसरे कैटेगरी के लोगों के लिए हमने ये कहा था कि पहले से मेंस की तैयारी अगर होती तो अभी क्या होता, ये वाला काम होता जिसको बोलते हैं क्वालिटी इनरिचमेंट। लेकिन क्या अब जो मान लो हमारे पास 100 दिन का, करीब 80 दिन का समय है बीपीएससी का, अगर मान लेते हैं कि 20-22 मार्च के आसपास वो डेट अगर देते हैं, एक महीने में पीटी का रिजल्ट अगर निकाल देते हैं और उसके बाद फिर जनवरी में पीटी का रिजल्ट लास्ट तक अगर निकाल देते हैं, तो फरवरी मार्च 2 महीने का टाइम कम से कम जरूर देंगे। तो 2 महीने का टाइम देंगे तो मार्च लास्ट से आप मान सकते हैं कि मार्च लास्ट वीक में एग्जाम वो लेंगे। तो मार्च लास्ट वीक में एग्जाम लेंगे तो अभी आपके पास करीब 80 डेज का टाइम रह रहा है, और 80 डेज में अगर 10 घंटे का भी एवरेज मान के चले तो 800 आवर्स हमारे पास निकल रहा है। अब किसी दिन आप 14 घंटा पढ़ लेंगे और किसी दिन थोड़े कम पढ़ लेंगे, एवरेज 10 घंटे आप पढ़ेंगे। तो इस एवरेज 10 घंटे पढ़ेंगे तो इस 10 घंटे में 800 घंटा हुआ। तो ये 800 घंटे में क्या चीज़ मैं निपटाऊं, कैसे, मेरे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लोगों के पास जरूर आता है कि ये जिनका पीटी नहीं हो रहा है, ऐसे लोग हैं जिनका पीटी नहीं हो रहा है, तो वो मेंस की तैयारी पे फोकस करें बिल्कुल। चूंकि अगले कम से कम 4 महीने मेंस की तैयारी किए रहे, ये बिना जाने हो चुके। अब ये है कि पार्ट बीपीएससी भी अब पार्ट लेके काम करने से कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, उससे नहीं चलने वाला है। बीपीएससी को भी अब पूरा एक राउंड अप एक साल का प्लान लेके चलिए, मेंस की तैयारी, फिर पीटी की तैयारी और फिर मेंस का रिवीजन और टेस्ट करें, तब जाके बीपीएससी निकल जाएगा। और बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो एक बार में निकल जाता है। कई बार सिविल सर आईएएस में भी निकल जाता है, लेकिन आईएएस में जो पिछले दिनों में रहा है, जिस तरह का सिलेबस बड़ा हो गया, बहुत सारे 4 पेपर है, 4 पेपर में हर में 20-20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हो गया। और 80 क्वेश्चन का मतलब होता है 80 टॉपिक, और 80 टॉपिक फिर उधर एसे वाला, फिर उधर ऑप्शनल का, सब जोड़ देते हैं तो 100 से ज़्यादा टॉपिक हो जाते हैं। और ये 100 से ज़्यादा टॉपिक के लिए कम से कम 700-800 टॉपिक कवर करेंगे तब जा करके, और उसमें भी बिल्कुल कंटेम्प्ररी और थियोरिटिकल दोनों मिलाकर, तब वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बीपीएससी के साथ अच्छी बात है कि बीपीएससी में ऐसी कोई बात नहीं है। बीपीएससी में हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और सबसे बढ़ के बीपीएससी मेंस के साथ अच्छी बात है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के साथ साथ हमारे पास विकल्प ऑप्शन भी है। 6 में से हमें 3 लिखना है, तो हम अगर कहा जाए कि बहुत ज़्यादा ओपन रखने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है ना कि भाई अब हिस्ट्री कल्चर में हम क्या करें कि सुरक्षित होने के लिए हम लगे गुप्त आर्ट, और पता चला कि दिल्ली सल्तनत का आर्ट और मुगल आर्ट भी पढ़ने लगे सुरक्षित होने के लिए। तो ये तो ऐसा तो कर तो सकते हैं, लेकिन फिर उधर जो 4 टॉपिक है, वो 4 टॉपिक की क्वालिटी थोड़ी खराब रह जाएंगी, और खराब रह जाएंगी तो हो सकता है कि 6 में से 1 या हो सकता है, मान लीजिए होगा, 0% चांस है। लेकिन फिर भी अगर आप मान लेते 1 क्वेश्चन है तो वहां पे 5 तो और क्वेश्चन था ना। एक पाल वाले में से तो एक तो था ही, ये थोड़ी था कि गुप्त वाला था तो पाल, मौर्य और मधुबनी और पटना पेंटिंग में से नहीं था, वहां तो था ही, ठीक है। तो हम क्यों ये जो इनडिफाइंड है उसके ऊपर जाए, इनविजिबल पर क्यों जाए, भाई विजिबल पे। तो बीपीएससी की तैयारी की प्रोसेस में जाते हैं तो फर्स्ट मुझे जहां तक लगता है कि देखिए आपका अब अगर हम लोग सिलेबस अगर निकाल के देखें यहाँ पे, तो सिलेबस में आता है कि देखो 2 पार्ट है हमारे पास, 3 चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस में कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विजिबल, दृश्य, और एक होता है इनविजिबल, ठीक है। विजिबल का मतलब क्या हुआ, ये बीच में, तो ये एक विजिबल हुआ, और एक हुआ ये इस तरीके से इनविजिबल। तो पहले पार्ट में कौन सी तैयारी करनी चाहिए, विजिबल की इनविजिबल? विजिबल, भाई विजिबल पे बेस्ट ऑफ कमांड करें, और फिर भी टाइम बचता है तो इनविजिबल पे जाएं। और इनविजिबल हर आदमी का अलग अलग होता है, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, हो सकता है कि एग्जामिनर को का भी अलग हो, इतने सारे करने के बाद भी उस इनविजिबल। लेकिन विजिबल सबका एक ही होता है, नहीं, ये वाला पार्ट सबका एक ही है। तो पहले चरण में अगले 80 दिन में हम क्या करें, मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए, रट मार का। बीपीएससी यही मांग रहा है भाई, बीपीएससी कहाँ इनोवेशन मांग रहा है, थोड़े बहुत साइंस टेक्नोलॉजी पे पता नहीं क्यों, साइंस टेक्नोलॉजी में जा करके थोड़े इनोवेटिव हो जाते हैं, वो हो जा रहे हैं आजकल। जो 65th का मेंस देखिए, चाहे उसके पहले भी देखें, थोड़े से अप्लाइड आ जा रहा है। लेकिन फिर भी कई बार सीधे भी रहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह से रहते हैं, सीधे भी रहते हैं। तो अब वहाँ पर भी क्या होगा, तो मुझसे अभी एक आए थे, बीपीएससी में ही सिलेक्टेड है, 63rd में सिलेक्टेड हैं, तो दिल्ली में थे, वो जॉब करते थे, तो यहाँ पे मकान खरीदे हुए थे, तो उसको बेचने आए थे। तो 65th का, ये 66 का भी पीटी,
तो उनका कहना था कि सर साइंस टेक्नोलॉजी वाले में थोड़ा एक वो कर दीजिएगा, माने ये अप्लाइड वाला सेक्शन भी उसको एक बार इस बार जरूर कवर कर दीजिएगा। तो हमने कहा कि क्यों, कैसे, माने क्या आप कहने का उसका सेंस क्या था। एक होता है जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, यही होता है। बिहार में डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी बिहार में नहीं होता। ये 5 तो होते ही होते हैं, या हेल्थ हो सकता है, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक को ले लें, तो 6 टॉपिक का बिना कोर जाने हुए इसका एप्लीकेशन कैसे जानेंगे? कोर तो जानना ही होगा ना भाई। स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने डिफरेंट डायमेंशंस हैं भाई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट और उसका एप्लीकेशन, पोलर ऑर्बिट के सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जिसको बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन, लॉन्चिंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, और ये जो एक तरह से कहा जाए स्पेस साइंस रिसर्च, स्पेस साइंस रिसर्च में मिशन मार्स हुआ, मिशन मून हुआ, ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी जो अर्थ के अलावा जो बॉडीज हैं इसके बारे में। तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो बिना ये जाने हुए, कोर को जाने हुए, इसका एप्लीकेशन आप कैसे जानेंगे? तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे तो है ही कि मैं इसको पहले जानूं, और उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आता है कि स्मार्ट सिटीज, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज, यही क्वेश्चन एक आया था ना कि स्मार्ट सिटीज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो स्मार्ट सिटीज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो आप सोच के देखो क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकता है। ये 5 यूज होगा ना भाई। यहाँ स्मार्ट सिटीज में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी यूज होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी भी यूज होगा, गगन हो चाहे नाविक हो चाहे जीपीएस हो, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी का है। डिजास्टर मैनेजमेंट भाई, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो भी फोरकास्ट आ रहा है वो सब स्मार्ट सिटीज में है भाई। प्री डिजास्टर प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो दिल्ली तो सब तो दिल्ली नहीं है भाई, बहुत सारे, विशाखापट्टनम भी है, ठीक है, पूरी भी है, वहाँ पर भी प्री डिजास्टर स्पेस टेक्नोलॉजी। अब पूरी को आपने स्मार्ट सिटीज बना दिया और स्पेस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है, नेविगेशन आपका जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फोरकास्टिंग है वो ठीक नहीं है, तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे, उससे स्मार्ट सिटी का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि स्मार्ट सिटीज है तो भाई उसमें आपको क्या क्या जानना होगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन होगा ही, स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है ही भाई, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर ही रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो आप यूज करेंगे ही करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आते हैं हेल्थ के मामले में स्मार्ट जो सिस्टम, भाई जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं सारे ऑनलाइन होने चाहिए। ऑनलाइन भाई, क्यों हम सुबह सुबह 5 बजे भोर में जाके एम्स में लाइन लगाएं भाई, ऑनलाइन हम हो, अपने टाइम पे जाएं। स्मार्ट सिटीज का मतलब तो ये हुआ। कई जगह टेलीमेडिसिन, भाई टेलीमेडिसिन ही यूज हो जाए। अगर इस तरह से आप अपने घर पे ही रहिए, घर से ही आप कनेक्ट हो जाइए डॉक्टर साहब के यहाँ, भाई आपको एम्स जाने की भी जरूरत नहीं है, घर से बैठिए भाई। आपका जब नंबर आएगा तो वो क्या करेंगे, वो आपको कनेक्ट कर देंगे, वहाँ पे कोई ये जो हेल्पर बैठा हुआ वो कनेक्ट कर देगा। अपने घर से ही बैठ के डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लीजिए, वहीं से वो दवा लिख करके आपको एसएमएस आ जाएगा, जो भी बातचीत होगी उस बातचीत का समरी आपके मोबाइल पर आ जाएगा, साथ में मेडिसिन भी आ जाएगा। तो स्मार्ट, तो टाइम बचेगा इससे। तो इस तरह से स्मार्ट सिटीज का तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्मार्ट सिटीज टॉपिक हुआ, तो ये बिना सारा जाने हुए। तो अब एक तरीका ये है कि ये काम हम क्या करें, एक टीचर के रूप में हम ये बता दें, कोर वाला पार्ट बता दें, एप्लीकेशन वाला पार्ट। लेकिन तो फिर बिहारी किस बात का तैयारी करने के मामले में सर का काम, सर को क्या करना है, मैं समझ रहा हूं कि वो क्या, कि सर मुझे टेंशन न लेना पड़े, आप ही करा दीजिए वो चीज भी, मैंने ये वाला तो करा ही दीजिए और साथ में एप्लीकेशन वाला भी करा दीजिए। अगर एप्लीकेशन वाला आप नहीं कराएंगे तो मुझे टेंशन लेना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन कहीं और जगह का, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होती है। जो नॉलेज है उसी के एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। और भाई आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, मुखर्जी नगर में ना एसडीएम अस्थाई, इसमें एसडीएम साहब लोगों का वैल्यू थोड़ा कम है, लेकिन अदरवाइज जब बिहार में आप उतरते हैं तो वहाँ तो अलग ही रुतबा है भाई। जो पुलिस सर्विसेज में हो या इवन लेबर, जो एलईओ का पोस्ट था 63rd में, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, सारे ये जो मनरेगा का जॉब कार्ड, करीब लेबर डिपार्टमेंट है वो 13/8 की 10 की स्कीम चलाता है ब्लॉक में, तो जितने जॉब कार्ड तो एलईओ ही बनाते हैं। और मुखिया जी जितने अपने गांव के लोगों का एलईओ का जॉब कार्ड बनवा लेंगे, उनके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएगा। यही हुआ ना। और एक ब्लॉक में 35-36 अगर पंचायत है, कई सारे ब्लॉक छोटे भी हैं, 7-8 पंचायत का भी ब्लॉक है, तो ये 36 ब्लॉक है, तो 36 पंचायत है। 36 पंचायत के जो मुखिया जी हैं उसका सबसे बड़ा हीरो कौन है, सबसे डिजायर्ड पर्सन कौन है। और सोचिए, और आपके यहाँ मुखिया जी का पद बहुत छोटा पद तो नहीं होता है भाई, मुखिया जी का पद तो गांव में 2-3 गांव पर एक ही होता है। तो यहां से तैयारी करके, तो जो इतने अच्छे पद, घर में कोई अगर मान लीजिए झगड़ा फसाद कुछ हो जाए, देखिए डीएसपी साहब की कितनी भूमिका है, एसडीएम साहब की कितनी भूमिका है, राशन कार्ड का
राशन का कोई पीडीएस का दुकान लेना हो, फेयर प्राइस शॉप, भाई एसडीएम साहब फेवर कर देंगे तो मिल जाएगा, भाई उन्हीं के अधीन तो होता है, अनुमंडल में ही तो आता है, वो सब डिवीजन में ही आता है। तो इस तरीके, खैर मैंने कहने का मतलब ये है, तो इस तरह के इतने बड़े पद मिलने हैं, और गांव के विकास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अ स्मार्ट विलेज, तो इतना तो एसडीएम साहब, भावी एसडीएम साहब को इतना क्रिएटिव तो होना ही चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी। और लेकिन अब ये बात है कि ये चीज होगा प्रैक्टिस से। भाई एग्जाम के पहले इस तरह के अगर 20-25 क्वेश्चन को अगर फेस किए रहेंगे, तो उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देख के टेंशन नहीं होगा। और टोटल, और इसमें और भी बात है कि ऐसे 50-60 क्वेश्चन अगर फेस किया जाए, हिस्ट्री में कई बार टेस्ट होता है, जो यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल बनता है, उसमें जो फुल टेस्ट आएगा, मान लीजिए 4 टेस्ट है, फुल टेस्ट है 5, तो कई बार क्वेश्चन कम पड़ जाता है, एक क्वेश्चन 4 बार पूछा जाता है और वही जाके वहां पूछता है, और इसमें क्या वाहवाही करना है भाई, कर ही क्या सकते हैं भाई। मधुबनी और पटना और पाल और मौर्य, कहीं ना कहीं तो कला के नाम पे हिस्ट्री वाले पेपर में तो एक तो आएगा, लिखाएगा ही भाई। 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन का पेपर बन रहा है, तो 11 क्वेश्चन में तो टोटल 11 टॉपिक है ही, तो एक टेस्ट में 11, फिर वही दूसरे टेस्ट में, फिर वही तीसरे टेस्ट में, लैंग्वेज ही तो चेंज होता है। तो अब यहाँ अगर, लेकिन उस दौरान जब आंसर लिखते समय एकदम विजिबल रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीपीएससी में कि एक बार जो आंसर लिखा, अगर फिर दोबारा 4 दिन बाद अगर बोला जाए, तो फिर 4 दिन बाद भी वही कंटेंट लिखाना चाहिए। 4 दिन बाद फिर नए सिरे से शुरू हो रहा है और नई बातें क्रिएट की जा रही हैं, तो बीपीएससी नहीं होगा। बीपीएससी के साथ अच्छी बात क्या है कि पटना कलम है, पटना कलम में एक बार अगर लिख रहे हैं, तो 4 दिन बाद भी अगर पेज दे दिया जाए, तो वही 2 लोग बैठे हुए थे, तो उनका यही कहना था कि सर हम लोगों को उतारना ही तो था, ऐसा थोड़ी था कि कुछ नया करना था, वहां पे कुछ नया नहीं करना था, उतारना था। और होता तो यही है कि भाई, तो लेकिन ये काम है, छोटा ही सिलेबस को, लेकिन है तो डिफिकल्ट। अब यहाँ पे कोई अगर थोड़े से अनमनस्क के तरीके से, आपको पता है कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, और उसके बाद उस पद के लिए अगर आपके अंदर में उत्साह नहीं है, नहीं आपके अंदर में, जैसे कहा जाता है कि भाई एक झपट लूं, छीन लूं, अब ये चीजें तो मेंस के तैयारी के लेवल पर भी, तैयारी इंटरव्यू के लेवल पर भी आता है कि जैसे जब हम लोग मॉक लेते हैं, तो उसमें आता है कि भाई आपको तो इंथुजियाज्म और एनर्जी ये कम नहीं होनी चाहिए। कंटेंट जो आपने बोला उस पर 80 तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा इंथुजियाज्म और एनर्जी अगर शो कर देंगे बोर्ड के सामने, तो 10-15 नंबर और बढ़ा देंगे वो। लेकिन वही इंथुजियाज्म और एनर्जी कम कर देते हैं, भाई मुझे आप सिलेक्ट करिए, मैं तो काम करने के लिए बिल्कुल, और सिलेक्शन के बाद कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, 2-4 लोगों को, तो बाकी लोग तो सेटिस्फाई हैं। और कुछ लोग हैं जो लेवल 10 का जॉब छोड़, 6400 को पे स्केल वाला नौकरी छोड़ करके जब वहां गए हैं, और वो अभी बिहार में बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग अप में है, मेकिंग प्रोसेस में है, मेडअप कुछ भी नहीं है वहां अभी बनने की, अभी बीएस वाला जो पोस्ट है अभी भी डिफाइन नहीं है। आरडीओ का कहानी पता चला कि 53-55 वाले लोग 2014 का सिलेक्शन, अभी एक प्रमोशन उनको नहीं मिला, 2020 होने जा रहा है, अभी भी आरडीओ ही है। और पता चला और भी डिपार्टमेंट जाएंगे, पुलिस सर्विसेज है तो अभी भी इन मेकिंग है भाई, इन्वेस्टिगेशन कोई और, एडमिनिस्ट्रेशन कोई और, पहले बड़ा राजा वाला स्थिति था। तो उस तरह से एलईओ का जो एलईओ वाला पोस्ट है, इसका कोई ऑफिस ही नहीं था। पहले इंस्पेक्टर ये बीएसएस कोई होता है, वो एसएससी वाला, उससे लोग आते थे, अब उसको ले लिया पीसीएस में। तो अब चूंकि सबको अब वहां पे जिला स्तर पे हो रहा है कि भाई पीसीएस से ये गए हैं, अगर इनको बैठने की व्यवस्था अगर नहीं की जाएगी तो भाई ये नाराज हो जाएंगे। तो कई जगह पे तो सब नई सब चीजें नए सिरे से बन रही हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि आज से 2-3 साल 4 साल के अंदर में ये सारा जो बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है वो सब डिफाइन हो जाएगा। और सब जो ये यंग जो गए हुए हैं, बहुत भारी संख्या में गए हुए हैं, बिहार से बाहर रहने वाले बच्चे जो इंजीनियरिंग किए या दूसरे गवर्नमेंट जॉब में थे, वो सब वहाँ गए हुए हैं, और सबका उद्देश्य पैसा कमाना ही नहीं है। जैसे कई बार हम लोग इंटरव्यू में पूछे कि भाई आप इस लेवल 9 का जॉब छोड़ के बिहार में क्या रिश्वत कमाने के लिए जा रहे हैं? अब क्यों जा रहे हैं? आपका तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छा जॉब है। तो उसमें अब आप बोलते हैं नहीं नहीं सर, मेरा ये सब उद्देश्य नहीं है, मेरा तो ये है वो है, देश सेवा, राज्य सेवा और समाज सेवा, वो मानते नहीं हैं। फिर वहाँ पे स्मार्ट एक जवाब आता है, स्मार्ट जवाब आता है कि सर बिहार में रिश्वत कमाना इतना आसान नहीं है। सीधी सीधी बात है कि मैं ये नहीं, जो आप सोच रहे हैं मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूँ, ऐसा होता है, लेकिन अब ये इतना आसान, अब ये आसान नहीं है। हर जिले में
भाई है आरटीआई का है, चाहे ई गवर्नेंस का है, लोग बहुत विजिलेंट हैं बिल्कुल, और साथ में सरकार भी ऐसा सिस्टम गुड गवर्नेंस के प्रोसेस में सरकार ऐसा कर रही है जिससे कि लोगों को सारी योजनाओं के पैसे अब डायरेक्ट खाते में जा रहे हैं। अब रिश्वत एक क्या हो गया, रिश्वत एक अब मुस्कुरा के ही रिश्वत आप ले सकते हैं, जोर जबरदस्ती रिश्वत नहीं ले सकते हैं। और प्लस साथ में है कि कोई फाइल 5 दिन से ज्यादा अगर आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज्यादा अपने पास रोक दिए तो ऊपर वाले ही आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे 5 दिन से ज्यादा। इसका मतलब है कि रिश्वत चाहिए आपको, और कोई भी आदमी अपने से नीचे वाले को इस तरीके से इतनी स्वतंत्रता नहीं देता है। तो इंटरव्यू का आंसर देते समय इस तरह की बातें आती है कि आप कितने कन्विक्शन के साथ, तो वही मेंस में है 3 महीने का टाइम है, आपको पता है कि 3 महीना मेहनत कर देंगे तो एक अधिकारी का पद, और मेंस क्लियर हो जाता है। तो मेंस में होता है कि कट ऑफ पर भी क्लियर होता है मेंस, 500 नंबर मान लो कट ऑफ आता है, 85 इसके ऊपर जुड़ता है तो बिहार में नौकरी मिल जाती है। इंटरव्यू में मिनिमम 85 चाहिए, अगर कट ऑफ के एकदम कट ऑफ पे क्वालिफाई है तो माने 500 मार्क्स 900 में से 500 आया हुआ है, मान लीजिए 350 360 जीएस में आ गया और 150 नंबर ऑप्शनल में आ गया तो 500 नंबर हुआ, और 500 या 510 हुआ, तो जितना यहां से 10-5 नंबर ऊपर की तरफ रहेंगे इंटरव्यू पे 85 वाला जो रिक्वायरमेंट है उसकी जरूरत कम पड़ती जाएगी। यहाँ पे 10-5 नंबर ज्यादा होना जरूरी है। और फिर वो 10-5 नंबर ज्यादा कैसे होगा, स्ट्रेटजी में क्या आता है, क्योंकि बिहार में पहले भी हमने बहुत बार इस बात को बताया कि बीपीएससी में ऑप्शनल के साथ एक्सीडेंट होता है, वहां पे ये मान्य सच्चाई है। कई बार एलएसडब्ल्यू उछल जाता है, हिंदी साहित्य कई बार उछल जाता है, कोई विषय कई बार उछल जाता है, कोई विषय कई बार पिट जाता है। और मैं अगर मान लीजिए एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स के को ध्यान में रख के अगर सजेशन दूं तो उसमें आता है कि मेरा कम से कम सिलेक्शन जरूर हो जाए, इसकी रणनीति, और उसके ऊपर रैंक आ जाए वो तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूर सिलेक्शन हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए इसमें आता है। और अभी 2 लोग थे, एक जन जो आए थे मिलने, एक जन को 144 नंबर था और एक जन को 140 नंबर था। हिंदी साहित्य में 144 था, एलईओ बने, और हिंदी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 140 था, तब भी वो सिलेक्ट हो गए। सोच के देखो, 140 और 144 पर भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन एक और थे पार्टनर ही उनके थे, उनको 91 मार्क्स आ गया मैथिली में, तो उनका नहीं हुआ, क्योंकि इतना कम ऑप्शनल जब जाएगा तो जीएस फिर कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज एक मिनिमम सिलेक्शन का मान लीजिए, ऑप्शनल में क्या होता है कि अगर आप ऑप्शनल ठीक तैयारी आपने किया और 150 नंबर अगर आपको ऑप्शनल में आ रहा है तो फिर जीएस आपको संभाल देता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल में 115 नंबर 110 नंबर आ जाता है तो फिर जीएस नहीं संभालता है। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या हुआ कि भाई कोई भी एक्सीडेंट भी हो ऑप्शनल के साथ, आपने ऑप्शनल खूब अच्छे से तैयारी किया है और वो विषय उस बार हिट नहीं हुआ, अगर सौभाग्य से हिट हो गया तब तो रैंक आपका आ जाएगा, लेकिन अगर हिट नहीं हुआ, वो पिट गया वो ऑप्शनल उस बार, तो मान लीजिए 140 नंबर 150 नंबर तब भी मेरा हो जाए, इसके लिए क्या जरूरी है कि जीएस में 360 आना होगा, और जीएस में 360 आता है। कभी पेपर 1 उछलता है, कभी पेपर 2 उछलता है, दोनों मिला जुला करके 360 आ जाता है। जिसका जीएस में अराउंड 300 आया फिर वो क्वालिफाई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होते हैं। क्यों? क्योंकि 300 आ गया, अब तो आपको 200 नंबर चाहिए ना ऑप्शनल में, और 200 नंबर तो फिर तो वो ऑप्शनल के उछलने पर डिपेंड करेगा। इन रूटीन आप अच्छा लिख करके चाहेंगे कि बीपीएससी में ऑप्शनल में 200 नंबर आ जाए, वो नहीं आएगा। आप खराब भी लिखेंगे और विषय उछला है तो वो 180-90 तक पहुंच जाएगा। खराब मतलब कि ये नहीं हुआ कि जो 6 क्वेश्चन लिखना था आपने नहीं लिखा, वो 6 क्वेश्चन आपने लिखा है, एवरेज भी लिखा है, तो आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन फिर वही आता है कि 300 जीएस में 300 नहीं आना चाहिए। बीपीएससी सिलेक्शन का रास्ता जीएस से होके जाता है। जीएस में 350 360 सिक्योर करके अब तब ऑप्शनल में जो करना हो करिए। आपने खूब अच्छा तैयारी किया ऑप्शनल का, उछल गया तो रैंक आ जाएगा, नहीं उछला कम से कम तो सिलेक्शन तो जरूर दिला देगा। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा, एक सिद्धवान शुक्ला थे, लियो के टॉप रैंकर हैं, तो उनको बहुत अच्छा माने बेस्ट कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम में, बहुत अच्छा पर्सनालिटी से लेकर के हर तरह से, लेकिन पता चला कि पब्लिक एड में 140 नंबर आया, और 140 नंबर आया और एलईओ मिला, डीएसपी नहीं मिला। जेल सुप्रिटेंडेंट का या डीएसपी का या बीएस का मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो उसका रीजन क्या था? ऐसा नहीं था पब्लिक एड नहीं आते था, पब्लिक एड खूब आता था, लेकिन अब विषय वो विषय पे नहीं किया। और अदरवाइज 64th में जाएं तो इधर बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। बीपीएससी 64th में जाएं तो हम लोगों के पास ऑप्शनल वाइज ऑप्शनल का ग्रुप है, तो ऑप्शनल के हर ऑप्शनल का ग्रुप है,
तो ऑप्शनल के ग्रुप में जाएंगे तो 64th में ऑलमोस्ट सब विषय है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शनल वेरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सजेशन हमारी तरफ से यही है कि बीपीएससी में जो ये हमारा मिशन 520 15-20 का रखिए, 5, 15, 20, ऊपर वाला चीज तो ऑप्शनल से आएगा, ऊपर वाला जीएस से नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें आता है कि भाई हमारा एक पार्ट इसमें था, स्टेप 1 में था कि आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, विजिबल पार्ट पे रहना चाहिए, इनविजिबल पार्ट पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो विजिबल पार्ट जाते हैं तो उसमें 3 का जो विजिबल पार्ट है वो क्या है, तीनों का। तो इसमें बीपीएससी 66th मेंस की अगर बात करें तो इसमें 3 आपके चैलेंजेज हैं। अच्छा, दो ही मान के पहले चलिए, जीएस और दूसरा ऑप्शनल, ठीक है। तो जीएस में 2 पेपर हो गया, पेपर 1 और पेपर 2, और ऑप्शनल हो गया आपका जो भी एबीसीडी, ठीक है। अब जैसे कल ही थे तो कल बैठे हुए थे तो एक जाए कि सर मैं बिहार का ही हूँ लेकिन झारखंड में मैं रहता हूँ तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी झारखंड ही है। तो हमने कहा कि देखिए फिर हम झारखंड नहीं पढ़ाएंगे आपको, आप सोचिएगा कि बीपीएससी मेंस के क्लास में बैठ के आप झारखंड पीसीएस मेंस की तैयारी कर लीजिए, तो ये हम नहीं करेंगे। आप जाइए, पांडे सर हैं, पांडे सर पढ़ाते जेपीएससी का, देखते हैं, उनसे बात करिए, बीपीएससी में मत आइएगा, बैठिएगा। बीपीएससी क्लास से अगर आप उम्मीद करिएगा, क्योंकि झारखंड में दिक्कत ये है कि पूरा 6 पेपर है, वो पूरा इकोनॉमिक्स है, पूरा साइंस टेक्नोलॉजी है, पूरा ज्योग्राफी है, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, फिर पता चला कि पूरा उसमें हिस्ट्री, इंडिया एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड चारों है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, 20 शब्दों वाला क्वेश्चन भी आता है और बड़ा वाला क्वेश्चन भी आता है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव से लेकर के और बड़ा तक आने का मतलब हुआ कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट का पता चला कि प्री हिस्ट्री से लेकर के और 1947 तक का, माइक्रो से लेकर के मैक्रो तक का हर कुछ देखना पड़ेगा। और ये काम हमारे बस का नहीं है, मैं नहीं करा सकता इस चीज को, ठीक है। हम क्या कराएंगे, ये बीपीएससी वाला, क्योंकि बीपीएससी वाला में भाई वो हम लोग बाएं हाथ में लेके उसको घूमते रहते हैं। ज्यादा हीरो बनने का, यहाँ हीरो बनने के चांसेज, कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो बनने के चांसेज यहाँ ज्यादा है। अदरवाइज कौन वहां जाके पता चला कि 10 लोग दिया, 9 लोगों का नहीं हुआ। ये यूपीएससी में जाया, पता चला कि 100 लोग दिए और 99 लोगों का नहीं हुआ। ये कौन 99 लोगों की बद्दुआ लेगा? इससे अच्छा है कि 99 लोगों की क्या ले ले, दुआ ले ले, ये ज्यादा अच्छा है भाई, से उस तरह से सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें देखो, अब ये जो पेपर 1 जैसे ये 300 मार्क्स का है ये, तो ये इसमें 190, 92, 200 नंबर यहाँ पे आ सकता है। कैसे आएगा ये वाली बात है। यहां पर भी मान लीजिए ये भी 300 मार्क्स का है और ये भी 300 मार्क्स का है। और इस बार हमने ये जरूर इसमें किया है अपने यहाँ ये ऑप्शनल वाले में कि सारे जो ऑप्शनल के जो इंटरव्यू वाले में किया था 64th में, सारे ऑप्शनल के जो बेस्ट बिहारी थे, बिहार के टीचर जो बेस्ट थे, उनसे हमने इंटरव्यू में गाइडेंस करवाया था। सब लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये बिहार के बच्चे हैं, आप भी बिहार के हैं, तो इनसे आप डायरेक्ट चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे फिलोसफी का हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, हर बेस्ट जो सब्जेक्ट के नंबर 1 थे उनसे हमने करवाया था। हिस्ट्री का करवाया था, हिस्ट्री का मणिकांत सर किए थे, ज्योग्राफी में आलोक रंजन किए थे, कुमार गौरव किए थे, ये सब लोगों ने किया था अपने अपने। सोशियोलॉजी वाले इशूज में इंटरव्यू वाले 64th के इंटरव्यू में धर्मेंद्र सोशियोलॉजी किए थे, फिर फिलोसफी वाले में धर्मेंद्र जी किए थे, पतंजलि वाले सब ने किया था। तो इस बार भी यहाँ भी हमने इसमें यही देखा, ये ठीक से अपने यहाँ चल नहीं पाता था ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज वगैरह, ठीक है। तो हमने इसमें सब लोगों को रिक्वेस्ट किया कि भैया अपना अपना आप संभाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में राजेश जी को कहा, और इस बार के बीपीएससी 64th के इंटरव्यू में भी हमने कहा था, यही किया था कि हम इतना सारा हमसे हो नहीं पाता है, तो आप पॉलिटिकल साइंस वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है इंटरव्यू 64th में इंटरव्यू देने वाले को, उसको राजेश मिश्रा संभालते हैं, राजेश जी संभालते हैं, वो संस्कृति दृष्टि वाले जो थे वो संभालते हैं उसको, ठीक है। उसी तरह से जो भी हर सोशियोलॉजी वाला है उसको धर्मेंद्र जी संभालते हैं। तो सब विषयवार जो थे उनको दे दिया कि भाई आप अपना देखिए, आप अपना देखिए, अपना देखिए। हम उतना ज़्यादा, तो उसमें एक बात हमने यही किया कि भाई आप अपने अपने विषय का पेपर बना दीजिए, आंसर डिस्कस कर दीजिए,
और क्वेश्चन वगैरह जो कुछ भी है सब कॉपी भी चेक कर दीजिए, ये सब कर दीजिए। तो हमने बात कर लिया था, राजेश जी से बात कर लिया था पॉलिटिकल साइंस के लिए, अतुल लोहिया जी से बात कर लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस तरह से धर्मेंद्र सोशियोलॉजी से बात कर लिया था सोशियोलॉजी के लिए। तो ये सब हमने कर दिया यहाँ पे, जहाँ जहाँ जैसा जैसा हो पाएगा वो लोग कर लेंगे टेस्ट सीरीज का अपना अपना, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी चर्चा, ये सब की चर्चा कर रहा हूँ इसमें। और इसमें जानते हैं कि 333 टोटल कितने हो गए, ये बीपीएससी टोटल कितने का हो गया, 900 मार्क्स का हो गया ये। और 900 मार्क्स में हमारा मेन मिनिमम अगर मान के चले तो 500 कट ऑफ आता है, कट ऑफ जाता है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा 60-62 से कट ऑफ भी वही चल रहा है, 495 501 यही चल रहा है कट ऑफ। तो इसमें मान लीजिए अगर इसमें अगर मिनिमम 515 का कट ऑफ अगर मान के चलें और 85 उधर से इंटरव्यू से आ रहा है, तो आपका 515 और 85 माने टॉप रैंक में। चूंकि बीपीएससी में क्या होता है कि जब इंटरव्यू वाला नंबर जुड़ता है तो एक एक नंबर पे 10-10 लोग होते हैं, 7 लोग 8 लोग 10 लोग एक एक नंबर पे होते हैं। तो इस तरीके से ऊपर बहुत ज़्यादा नंबर वेरिएशंस नहीं हो पाता है। मेंस का नंबर इंटरव्यू का नंबर जुड़ने के बाद कुछ ही एक छोटे रेंज में ही सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे जो नीचे कुछ कुछ एससी एसटी या कैटेगरी ओबीसी वगैरह में, कुछ एससी एसटी और ईबीसी वगैरह में कुछ कुछ जरूर जाता है कि थोड़ा नीचे रैंक तक जाता है, 1600-1700 रैंक तक भी सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पे होता है। अदरवाइज छोटे रेंज में ही लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अगर मान लो 515 की भी बात करें, 500 ठीक है, 515 से ज़्यादा, अब उसके ऊपर तो ऑप्शनल के, इसके ऊपर नंबर ऑप्शनल से आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शनल वाले में यहाँ पे 150 से 160 मान के चल रहा हूँ, ये मार्क्स मान के चल रहा हूँ। लेकिन कई सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, एलएसडब्ल्यू है, कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें 200 नंबर आता है, 212 तक नंबर आता है, मैंने 200 पार भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 200 पार करता है तो फिर ये आपको बढ़ा देगा। ये मेन जो बेस जो क्रिएट करेगा, क्योंकि फिर हमने यही कहा था कि भाई यहाँ एक्सीडेंट होता है, कई बार उछलता है, कई बार, लेकिन पिटने के बाद भी आपका जरूर सिलेक्शन हो, ये वाली बात होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, तो उसी में आता है। तो मान लो अगर यहाँ पे हमें 190 से 200 के बीच में, और बिल्कुल प्रेडिक्शन है, मैं वही आपसे बात करके ही जो एक्सपीरियंस मिलता है बता रहा हूँ कि वो जो एलईओ थे और उनके रूम पार्टनर थे, दोनों लोग एक ही साथ तैयारी करते थे, यहीं पे पढ़ते थे, एक ही साथ तैयारी करते थे, यहाँ पे वहाँ पटना भी जाके होटल में एक ही साथ बैठे। पेपर 1 का आंसर भी लोगों ने एक ही लिखा, आंसर लिखा। तो एक जन का एक डीआई का एक क्वेश्चन गलत हो गया। डीआई में क्या होता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 2 लिखना होता है। तो दोनों ने क्या किया, एक एक क्वेश्चन तो दोनों ने सही सेलेक्ट किया, दूसरा क्वेश्चन जो सेलेक्ट करना था सेकंड, उसमें एक क्या किया कि एक ने कुछ और कर लिया और एक ने कुछ और कर लिया। और वहां पर एक दूसरे एक क्वेश्चन जो फेल हुए, समय काल परिस्थिति भी होता है, 64th का इंटरव्यू वैसे दे रहे हैं, 63rd में फेल हो गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि उनका मैथिली में 91 आ गया, और उधर से डीआई, उधर से पेपर 1 में भी 180 नंबर आया था। तो जो जिनका एलईओ में हुआ उनको नंबर आया 192 और पेपर 1 में, और जिनका नहीं हुआ उनको आया 180। एक डीआई का क्वेश्चन गलत हुआ तो उनका 12 नंबर कट गया, ठीक है। और एक सही हो गया, एक का सही हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, आप अगर लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलता है। दोनों का मार्क्स, दोनों एक ही कंटेंट लिख रहे हैं, एक ही साथ तैयारी किए हैं, एक ही साथ प्लानिंग बनाए हैं, एक ही साथ अपना ब्रेन मैप बनाए हैं, फ्लो चार्ट वगैरह बनाए हैं, और उसी को जाके उतार आए हैं। तो उतार आए हैं, तो अगर एक डीआई का क्वेश्चन गलत हो गया तो उनका उतना नंबर कम हुआ, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जो उन्होंने उतारा उस पे बीपीएससी में उनको मार्क्स मिला। तो लिखी गई चीजों पर मार्क्स में वेरिएशंस नहीं होता है। मार्क्स वेरिएशन कब होगा, जब आप उसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखेंगे और ये कुछ और लिखेंगे, और बोर्ड क्या करेगा, और जो कॉपी जांचने वाले हैं उनको पहला वाला पसंद आया और दूसरा वाला पसंद नहीं आया, यहां मार्क्स वेरी करेगा। लेकिन अगर आप इस अगले 3 महीने में अपना थॉट प्लान, अपना जो प्रोग्रामिंग आपका है, जीएस का, जीएस पेपर 1 का प्रोग्रामिंग, जीएस पेपर 2 का प्रोग्रामिंग, अगर आपका पैटर्न ठीक प्लानिंग के साथ अगर आप एक्शन एग्जीक्यूट करते जाते हैं, जो प्लान बनाते हैं उसको आप सही ढंग से एग्जीक्यूट करते चलते हैं और उसको एग्जाम हॉल तक कंटिन्यू कर जाते हैं, तो आपको मार्क्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी उस कंटेंट के लेवल पर पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। क्या बनाने के लिए होना चाहिए, उसको सिंपल और विजिबल बनाने के लिए होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए होगा तो गलत हो, तो फंस जाएगा। इस एग्जांपल से दिखा रहा हूं कि एक डीआई का क्वेश्चन गलत हुआ तो मार्क्स उतने नंबर कम हुआ,
बाकी दोनों को एक ही नंबर मिला। तो लिखते हैं तो मार्क्स बीपीएससी में मिलता है। और वो लिखने के लिए जरूरी है कि आपका जो प्रिपरेशन का पार्ट है वो प्रिपरेशन का पार्ट प्लान्ड हो, सही रोड मैप पर आप प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करें। तो अब ये मान लो है, तो अब इसमें पेपर 1 में जाएं तो कैसे, ये क्या 190 200, और यहां पर भी देखो 190 200 आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि साइंस टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन या ज्योग्राफी वाला सेक्शन थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया और आप संभाल नहीं पाए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मेजोरिटी संभाल नहीं पाता है तो जीएस पेपर 2 का मार्क्स घट जाता है, 160 70 160 70 हो जाता है। और अगर थोड़ा सा इजी आ जाता है तो वो 190 200 के आसपास पहुंच जाता है यहाँ पे। तो अदरवाइज मान लीजिए 190 200 का अगर मान ले तो 190 200 190 200 दोनों में जनरली होता नहीं है कभी। अभी ये उछलता है तो ये पिट जाता है। कई बार क्या होता है यहाँ पे करंट अफेयर्स थोड़ा सा दबा देता है, तो करंट अफेयर्स यहाँ इजी होता है तो यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी इजी, यहाँ करंट अफेयर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है तो यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी इजी रहता है। और यहाँ कई बार साइंस टेक्नोलॉजी अगर दबाता है तो यहाँ करंट अफेयर्स इजी हो जाता है। तो जनरली टोटल मिला जुला करके जीएस में क्या हो जाता है 360, और 360 का मतलब हुआ कि 190 यहाँ आ जाए, 190 यहाँ आ जाए और 160 70 यहाँ आ जाए तो 360 हो गया। और ये इम्प्रैक्टिकल में नहीं, ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। 300 में और उसमें 300 में भी सेक्शन हिस्ट्री वाले सेक्शन में 6 क्वेश्चन आया, डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 आया और करंट अफेयर्स में भी 5 आया। तो 6 5 11 और 11 4 15, 15 में से आपको लिखना कितना था 8, 3 3 2 8 लिखना था। तो 15 में से 8 लिख रहे हैं तो 8 में ये इतना नंबर आना बहुत मुश्किल नहीं है, इतना आ जाता है। अब गड़बड़ी क्या होगी, अगर यहाँ 150 आ गया और यहाँ भी 150 आ गया और ये आता है, किसको आता है, जो अपना कोई सही प्लान के साथ कंटेंट क्रिएट नहीं करते, जिनका टॉपिक्स डिफाइन नहीं है, जिनका कंटेंट डिफाइन नहीं है। कंटेंट का पहले बाउंड्री तय कर लीजिए, बीच में जितना हीरो बनना हो बनिए। कंटेंट के शुरुआत में और अंत में, या जो कंटेंट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, उसमें हीरो मत बनिए, उसके अंदर हीरो बनिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि फिक्स रोड, भाई जैसा देश वैसा वेश, यही तो स्मार्टनेस है। तो पटना कलम का एक स्केलेटन है, और उस स्केलेटन में आप जितना आपको कलर वुलर इधर उधर यूज करना हो करिए, लेकिन स्केलेटन के साथ हेर फेर मत करिए। अगर स्केलेटन के साथ हेर फेर करेंगे तो 150 पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर आप वो जो स्टैंडर्ड स्केलेटन है वहां पे इनोवेशन के साथ अपने जिस देश में, जहां पे जिस एग्जाम में इनोवेशन की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, तो आप क्यों इनोवेटिव होते हैं। एक हो रहा है ना कि भाई इनोवेशन मांगता तब तो आप इनोवेटिव होते। भाई इनोवेशन वो नहीं मांग रहा है, वो पटना कलम ही मांग रहा है, पाल कला मौर्य कला में बौद्ध तत्व मांग रहा है, तो टॉपिक तो पाल और मौर्य ही है ना वहां। अब उस मामले में इंटेलेक्चुअल होइए कि पाल और मौर्य में भाई कौन कौन से रिलीजियस और नॉन रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, आप वहां पे काम करिए। लेकिन बाउंड्री आपका क्या, टॉपिक आपका क्या होगा, पाल और मौर्य, और उसका जो स्केलेटन है कि मौर्य आर्ट में कौन कौन से आर्ट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब उसमें किस किस जो भी है, मान लीजिए स्कल्पचर है या जो कुछ भी करते हैं, कोई बिल्डिंग का ये जो आपका उसको बोलते हैं जो बिल्डिंग वगैरह जो भी है, जैसे पटना में है क्या क्या, तो इस ये जो कंपोनेंट्स उसके हैं वो वही रहेंगे। कंपोनेंट्स के अंदर बौद्ध भी है, जैन भी है और सेकुलर भी है, नॉन रिलीजियस भी है। ये इनोवेशन है, यहाँ पे मेहनत करिए, इस चीज़ों में आता है। तो खैर माने इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा, पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 का हो। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फिक्स है, कंटेंट का ओर छोर स्केलेटन फिक्स है, उसके अंदर नई बातें पुरानी बातें होती है। अब इकोनॉमिक्स का नोट्स आपको प्रिंटेड नोट्स है, चाहे इंग्लिश का चाहे हिंदी का। अब वहाँ पे 2000 मान लीजिए प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा, जो किसान संपदा योजना है 2017 में आया था, अब पता चला कि उसमें अब वो हम पुरानी बातें दे दें और वो हम नई बातें दे दें। फूड प्रोसेसिंग में है तो फूड प्रोसेसिंग में हम कब की बातें आपको दे रहे हैं। नई बातें देंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, पुरानी बातें देंगे तो मार्क्स है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग बिना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के नहीं लिखाएगा, ऑपरेशन ग्रीन के नहीं लिखाएगा, ठीक है। उसी तरह से जा रहे हैं आपका, जैसे अभी खगड़िया में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो आया हुआ है, ब्लू इकोनॉमी आजकल खूब फोकस हो रहा है ब्लू इकोनॉमी पे, तो आप उसमें जो भी स्ट्रक्चर है, तो खैर मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको एक चीज, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए। कंटेंट का जो स्केलेटन है वो ज्यादा बिखरने की जरूरत
नहीं है, वहां ज्यादा इनोवेटिव होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो 150 यहाँ हो जाएगा, 150 यहाँ हो जाएगा, 300 हो गया, और 300 के बाद 200 ऑप्शनल चाहिए, 205 5-6 ऑप्शनल चाहिए, फिर डिफिकल्ट हो जाता है। वो बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। और उसके बाद फिर और आगे भी दिक्कत इस बात की हो जाएंगी कि फिर जब इंटरव्यू की तैयारी में भी कंपल्सरली 85 चाहिए, 85 से 5 नंबर भी कम होगा तो छट जाएंगे, तो कठिनाइयां फिर बढ़ती जाती हैं। और जीएस में अगर मान लीजिए हम थोड़े से 350 नंबर अगर ले आए, मान लीजिए 350 आया, ऑप्शन में 160 आ गया, 510 हो गया, उधर से 75 नंबर भी आएगा, तो कम से कम सिलेक्शन हो रहा है। और उसके बाद तो फिर तो ठीक है, तो इसमें आता है। तो पेपर 1 मान लो जी, जैसे जीएस पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में ठीक है, तो यहां पर 3 सेक्शन है। आप भी अपना देखिए, कोई भी टॉपिक को तैयार करने की कॉपी, खूब सुंदर सुंदर कॉपी ले लीजिएगा। कॉपी लेकर के उसका पहला पेज क्या होगा, आपका इंडेक्स होगा, आप जिस टॉपिक पे फोकस करेंगे। और उसके बाद हर टॉपिक का 3-3 4-4 पेज का खूब सुंदर सुंदर मैटर हो जाएगा। चौड़ाई थोड़ा छोड़ करके, चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि फिर मान लीजिए कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता जाएगा, उसमें उसको लिखते जाएंगे। और फाइनली जा करके एक ऐसा से लास्ट में जब दोबारा रिवीजन करने जा रहे हैं, तो उसमें से एक सिनॉप्सिस बना लिया, पूरे 4 पेज का मैटर एक छोटे से पेज में आ गया, और उसी एक छोटे से पेज को लिख करके या लिख करके उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ भी वहां पे हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, दिमाग पे कुछ जोड़ लगाने की जरूरत ना पड़े, हमारी चीजें बिल्कुल। अब कहीं अगर मान लीजिए 10-5% अगर हेर फेर किया हुआ है, तो वहां फिर तो ये हमारा जो नॉलेज है, वो नॉलेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज 80% चीजें तो हमारा फिक्स है, ठीक है। तो उसमें जाते हैं, तो ये जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री कल्चर है, तो देखो हम क्यों बोलते हैं कि बीपीएससी आपसे हो जाएगा, माने 3 महीने में बीपीएससी बिल्कुल हो जाएगा। 800 घंटे का जो हमारा टाइम है, उस 800 घंटे में हर टॉपिक के लिए हमारे पास पता चला कि 10-10 घंटे का टाइम है। 80 टॉपिक से ज्यादा बीपीएससी में नहीं है। और एक टॉपिक पे 10 घंटा है। पटना कलम के लिए 10 घंटा है आपके पास। 10 घंटा तो बहुत हुआ ना। अगर हम थोड़े फेयर तरीके से अगर अपनी तैयारी करेंगे, तो हमारे पास कोई टॉपिक की कमी, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। उस 10 घंटे में पता चला कि 4 घंटा 5 घंटा हमने पढ़ा, और फिर उस पर 2-3 घंटे का आंसर भी लिखा, तब भी। और 3 ही महीना पढ़ना है तो थोड़ा सा और ज़्यादा भी, एवरेज थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। 10 घंटा ही क्यों रहना चाहिए, 10 घंटे से 11 अब करना भी क्या है, ठीक है। तो उसमें आता है, तो हिस्ट्री कल्चर वाले में जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे टॉपिक कितना आता है, टोटल 17 से 18 टॉपिक आता है, जो विजिबल वाला। कौन कौन से? 4 हैं आर्ट के। कौन कौन से? पाल, मौर्य, पटना और मधुबनी। हाँ, मधुबनी 4 हुआ ये, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद 4 हैं हिस्टोरिकल थिंकर्स, जिसको कहा जाए। कौन कौन से? गांधी, नेहरू, टैगोर और अंबेडकर। ये 4 लोग हैं। तो 4-4 कितने हो गए? 8, ठीक है। 2 हो जाता है माने मूवमेंट। कौन कौन से? ट्राइबल और पीजेंट। 2 हो जाता है, एक संथाल और मुंडा, और एक माने पीजेंट मूवमेंट हो गया। तो मान लीजिए 2 हो गया, तो कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए, ठीक है। और 6 या 7 हैं, 5 या 6 हैं पॉलिटिकल। 1857 बिहार एज ए स्टेट, चंपारण, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। कितना हुआ? तो 3, एक 4, एक 5 और एक 6 टोटल हुए पॉलिटिकल। कितने हुए? 16। और 2 हुए, एक मॉडर्न एजुकेशन वाला है, और एक और आता है शायद प्रेस वाला। हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। 18 हुए टोटल, कुछ छूटा तो नहीं है? इतना ही टोटल टॉपिक है। तो इस टॉपिक का तो देखो इसमें कितनी अच्छी बात है। आप जाते हैं, जैसे कहा जाता है कि आईएएस का, अब जितने जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वो बहुत जानते हैं, और बहुत के बाद ये 18 पे आना उनको थोड़ी कठिनाई हो जाती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अभी अब जो भी ये 18, इस 18 के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। 1857 तो 18 ही है, उसके बाद कंटिन्यूटी नहीं है। उसके बाद क्या है? फिर सीधे बिहार का विभाजन, बिहार एज ए स्टेट आ जाएगा, फिर सीधे चंपारण आ जाएगा, बीच वाला कुछ नहीं है इसमें। फिर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस के बीच वाला कुछ नहीं पढ़ना है। क्या है? आपका जो 4 पेज का मैटर होना चाहिए नॉन कोऑपरेटिव के लिए, वो 4 पेज अलग होना चाहिए। फिर अगला सिविल डिसोबीडियंस का 4 पेज अलग होना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट का 4 पेज अलग होना चाहिए,
1857 का 4 पेज अलग होना चाहिए, तो ये 4 पेज क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये 18, तो ये 18 विजिबल है। अब यहाँ पे कुछ इनविजिबल हो सकता है, जैसे कभी कभी पूछ देते हैं गिरमिटिया, जो वो मान लीजिए जो यहाँ से माइग्रेट, कभी कभी उनको क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न अप करना है तो वहाँ पे जा सकते हैं वो, लेकिन अदरवाइज इनविजिबल में भाई इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, या इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में, ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव या एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं। तो ठीक है, पहले 18 को कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह के भी 3-4 कर लेंगे। नहीं भाई 18 के बाद जो इनविजिबल 3-4 है उसको देख लेते हैं, लेकिन आपको ये 18 में से आपका कौन सा दुर्दशा वाला दिन होगा, उतना बुरा दिन नहीं होगा कि 6 में से, इस 18 में से 3 भी क्वेश्चन ना आए, तो वो बुरा दिन तो सबके लिए होगा ना, फिर जितने मेंस दे रहे होंगे सबके लिए होगा, सब एज्यूम करेंगे, आप भी एज्यूम करिएगा क्या। अदरवाइज 6 में से 3 ही तो, और 3 इसमें से, अगर इस 18 को मैं तोते की तरह अगर ठीक से तैयारी कर लूं, अब इस 18 में कम ना करूं, तो हमें अपने फेवर का 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। 3 अगर इनविजिबल में से लेके आते हैं तब भी, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि 3 इनविजिबल आता है, इनविजिबल 1 या 2 ही आता है, 4 का 4 या 5 कई बार 1 ही इनविजिबल आता है, ठीक है। ये 5 इस 18 में से आ जाता है, 5 में से 3 कोई चुन करके आप लिख दीजिए, और फिर वहां ये सोचने की बात नहीं है कि ये सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, लेकिन सबका कंटेंट अलग अलग होगा, आपका कंटेंट अलग होगा। और बता रहा हूं कि 2 आदमी एक ही चीज लिख रहे हैं और दोनों को एकदम सेम मार्क्स आ रहा है, ये नहीं कि काटा जा रहा है। आप लिखिए, बस केवल अच्छे से लिखिए, दूसरे के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी तैयारी, ठीक है। तो एक इसमें से हिस्ट्री वाले में जाओ, डेटा इंटरप्रिटेशन में जाते हैं, हिस्ट्री कल्चर के बाद डीआई में। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में 72 मार्क्स के हैं, ठीक है, 72 नंबर का होता है। और 4, देखो कितनी अच्छी बात है, स्टैट तो फिर भी डिफिकल्ट था। स्टैट में मान लीजिए किसी बैंक का सारा ट्रांजेक्शन दे दिया, या 5 ईयर प्लान में डिफरेंट हेड्स में एक्सपेंडिचर थे वो सब दे दिया, और कहा कि अब इसका पाई चार्ट बनाइए, इसका टेबल बनाइए और पाई चार्ट बनाइए। वो डिफिकल्ट था, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ तो पाई चार्ट, यहाँ तो पता लगा पाई चार्ट दे दिया, सामने है, आंसर सामने ही है, और उसमें से निकाल करके उसको नीचे 4-5 क्वेश्चन लिख दिया, 3 क्वेश्चन नीचे लिख दिया, इसमें से आंसर खोज खोज करके इसको बता दीजिए। डेटा को इंटरप्रेट करना है, स्टैट से आसान है, प्रैक्टिस करने पर हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा जरूर डिफिकल्ट बनाते हैं, लेयर उसके भी लेवल हैं, लेवल 1 है, 2 है, 3 है, तो आप भी उसके, तो लेकिन अच्छी बात क्या है कि 4 में से 2 लिखना है। तो अगर मैं कोई भी 2 तरह का भी, 4 तरह का डेटा इंटरप्रिटेशन होता ही है। कौन से 4 तरह का होता है? एक टेबल होता है, ठीक है, एक और 3 डायग्राम होता है। भाई बार डायग्राम होता है, लाइन डायग्राम होता है, और पाई डायग्राम, पाई चार्ट होता है। 3 ही तो होता है ना। फिर यहां पर भी मान सकते हैं एक आध दो इनविजिबल, मान सकते हैं कि एक आध दो कोई इनविजिबल आता हो, लेकिन 4 तो बिल्कुल विजिबल है। 4 तैयारी करके जाएंगे तो 2 तो आ ही जाएगा। तो टेबल का अगर हम 10-12 तरह का टेबल प्रैक्टिस कर लें तो हमारा नजर नहीं बैठ जाएगा वहां। ये डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, नजर बैठने वाली बात है, और थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका आपको आना चाहिए, नजर बैठने वाली बात है। भाई उसके अंदर इतने क्वेश्चन, मैं पाई डायग्राम का इतना क्वेश्चन देख के जाऊं जिससे कि पाई के अंदर मुझे मेरा नजर बैठ जाए, मैं वहां से कोई अगर डेटा है तो डेटा मुझे दिखे, टेबल में से एक पॉइंट, एक टेबल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डेटा मुझे दिखे, ठीक है। तो इसके लिए तो 72 नंबर है ये। तो यहां पर भी सोच के देखो, टोटल 4 टॉपिक्स हैं ही, ठीक है, यहां पे टोटल 18 टॉपिक्स है ही, और 4 में से यहां से इस 18 टॉपिक्स में से क्या करना है, 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, 3 क्वेश्चंस। यहां पे 4 में से क्या लिखना है, 4 टॉपिक्स में से क्या लिखना है, 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस लिखने हैं यहां पे। और उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर्स में जा रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, भाई 2 पार्ट में बांट लेते हैं, 3 पार्ट में बांट लीजिए। एक आध बिहार का क्वेश्चन अगर इंडिविजुअल में जाएं तो जनरली वैसे, लेकिन फिर भी 7 से 2.0 है इस बार, या हर घर नल का जल, या कई सारे रिवोल्यूशनरी चीजें उसमें हो रही हैं बिहार में, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं वहां भी, लेकिन उसमें आता है। तो 7 निश्चय, इसमें 3 पार्ट में इसको बांट लें, एक बिहार, दूसरा इंडिया नेशनल इश्यूज, और तीसरा इंटरनेशनल, ठीक है।
और हमें लग रहा है कि बीपीएससी में कई बार थोड़े से वो रहे, अगर रिमोट टॉपिक भी कभी कभी कई बार होता है बिल्कुल सामने का, जैसे इंडो चाइना रिलेशन, इंडो नेपाल रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है थोड़ा रिमोट का भी होता है। रिमोट में क्या हो गया भाई, चेंजिंग अप्रोच ऑफ अरबियन कंट्रीज टुवर्ड्स इजराइल, कई बार होता है ना जैसे इस तरह का। तो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा ये रिमोट का क्वेश्चन। कई बार थोड़ा अभी मान लो एग्जाम हो रहा है, पहले का क्वेश्चन पूछ देता है, 4-6 महीने पहले वो चर्चा में था, अभी चर्चा में नहीं है, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको पूरे कम से कम हमें लग रहा है कि पिछले 6 महीने का में जो भी घटनाएं घट रही हैं, मान लो अप्रैल मार्च में एग्जाम हो रहा है, तो कम से कम अक्टूबर, ये जो मेंस 65th मेंस का एग्जाम हुआ है उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये चूंकि मार्च का भी करंट अफेयर्स देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के जो कई सारे जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं वो कंटिन्यूटी फैक्टर में होते हैं। जैसे अमेरिकी इलेक्शन और ये सारी चीजें कंटिन्यूटी फैक्टर में है, कोरोना कंटिन्यूटी फैक्टर में है, ठीक है। जैसे वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला बुश फायर वाला जो क्वेश्चन पूछ दिया था, वो पुराना क्वेश्चन था, वो कब का, मैंने 6-8 महीना पहले, जो 65th में 6-8 महीना पहले का टॉपिक था, वो उस तरह से पूछे हुए था। लेकिन हाँ ऐसा था 64 के मेंस के बाद का टॉपिक था। तो उस तरीके से इसमें से सब में मान लीजिए 3 से 4 टॉपिक यहाँ का ले लें, और पता चला कि 8 से 10 टॉपिक यहाँ का ले लें, और 8 से 10 टॉपिक अगर यहाँ का ले लें, तो 8-8 16 4 20, टोटल 20 ही तो टॉपिक हुआ ना, यहाँ से 20 टॉपिक हुआ। ये 20 टॉपिक्स अगर तैयार कर लें, इसका 2-2 3-3 4-4 पेज का मैटर अगर कर लें, तो हमारा क्या हो गया, ये 20 हो गया, और ये 4, 20 4 24, और 24 और 18 कितना हो गया है? हाँ ठीक है, 42 ना। हाँ तो 42 टॉपिक पेपर 1 में आ रहा है इसमें। अब पेपर 2 में देखिए, पेपर जीएस पेपर 2 का देखिए, इसमें जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2, और जीएस पेपर 2 में जा रहे हैं तो यहां पे हमारे पास 3 ग्रुप है। कौन कौन सा है? एक पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी ज्योग्राफी और साइंस टेक, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या होता है, ये थोड़ा सा, ये 300 मार्क्स का है, ये मेन यही है कहा जाए तो, तैयारी इसी की ठीक से। वहां तो भाई आपको सबसे रेडीमेड है कई सारी चीजें वहां पे, लेकिन यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। अब देखो क्या है, ये पॉलिटी वाले में जाते हैं तो बीपीएससी का पॉलिटी यूपीएससी के पॉलिटी से ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। ये शुरू से ही है, आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। बीपीएससी का पॉलिटी स्टैंडर्ड पूछता है, जैसे 355 को 356 से जोड़ के देखा जाना चाहिए, या इसी बार जब पूछा हुआ था कि भाई संविधान ने जितना फंडामेंटल राइट्स दिया है उतना वापस भी ले लिया है, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी बड़ी कहां कहां जा जाकर क्वेश्चन। यूपीएससी के दिमाग में भी इस तरह की बातें नहीं आएगा कि जितना दिया है उतना ले लिया है, ठीक है। लेकिन अब देख फिर, लेकिन एक बात है, अगर उसको क्वेश्चन को देखिए तो ऐसा भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन, अच्छा क्या आप इस हिंदी इंग्लिश दोनों मेरे पास है, यहां पर भी है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस लिया है? डू यू एग्री विद द व्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड? ठीक है, तो सोचो ये क्या होता है भाई, आपको तो 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स जानना था उसका, और दूसरा उसके बाद उस सारे फंडामेंटल राइट्स के साथ जितने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन मैथ की तरह इसमें नंबर आता नहीं, नंबर आता। अगर आप वहां पे कोई लफाजी अगर करे तो फिर कहां नंबर आएगा? हाँ आप सही बोल रहे हैं, ऐसा तो भारत संविधान ने जरूर किया है। तो इस तरह का आर्टिकल 32 हो चाहे कोई भी अगर इस तरह का होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे था कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा करिए। इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, संसद की संप्रभुता, भारत में संसद की सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। भाई ब्रिटेन में कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट पुरुष को महिला और महिला को पुरुष छोड़ करके बाकी हर कुछ करने में सक्षम है, यानी कहा जाए एक तरह से वो एक तरह से सॉवरेन है। लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट इस तरह से सॉवरेन नहीं है। और उसके बहुत सारे भाई अगर आप इसको जानते हैं, भाई इंडियन पार्लियामेंट, रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भाई भारतीय संसद के कार्य अगर आप जानते हैं
और उसके बाद इसमें चूंकि विधि से जोड़ के ही केवल पूछा हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन सोवरेन लॉ मेकिंग केवल पूछा हुआ है, कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट नहीं पूछा हुआ है। तो लॉ मेकिंग में तो फिर अगर आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर से, संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या किया उसने, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया? नहीं तहस नहस कर दिया। भाई कोई भी आप कानून बनाएंगे, पूछा गया कि भाई ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है हमें बता दीजिए, भाई ना ये हम नहीं बताएंगे। वो तो जब लॉ आप बनाएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का। तो इससे तो अगर आप इस कहने का मतलब क्या हुआ कि मैथ की तरह क्वेश्चन है, अगर आप इसको ठीक से थोड़ा पढ़े हुए हैं, इशूज को, जैसे वाद के साथ जो विवाद है, ठीक है, कोई भी वाद है, वाद के जो पॉजिटिव निगेटिव सारे पक्ष को पढ़ते हैं, तो मैथ की तरह क्वेश्चन है। और अच्छी बात है कि यहाँ पे ठीक है पूरे कोर कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ इशूज हैं। एक तो कोर कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में कास्ट एंड पॉलिटिक्स और रीजनलिज्म और ये सेकुलरिज्म और ये एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये चार जो टॉपिक है वो चार टॉपिक तो है ही, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और बाकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट उनका बड़ा प्रिय टॉपिक होता है। और फिर ये आपका ये प्रियम्बल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट तो उनका बहुत प्रिय क्वेश्चन टॉपिक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये वाला पार्ट 3 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो उसका सब कुछ जानना चाहिए। और बाकी सारा तो ये पॉलिटी का ये है, इसकी जरूरत ये थोड़ा डिमांड करता है। यहाँ पर भी आपके पास एक मैटर, अच्छा मैटर होना चाहिए, मैंने कहने का मतलब अप्लाइड मैटर भी होना चाहिए। और लेकिन जो पीटी में जो आपने पॉलिटी पढ़ा है वो पॉलिटी बहुत काम आएगा, क्योंकि पॉलिटी का पीटी का जो पॉलिटी आपको फैक्ट से स्ट्रांग करेगा। और उसके आधार पे कोई अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है तो वो चीज क्या करेंगे, ये जो फैक्ट को वहां पर यूज करके, आप कोई जरूरी नहीं है 400 वर्ड, कोई जरूरी नहीं है 350 वर्ड, 300 वर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लिख देते हैं तो आपको मोर देन सफिशिएंट मार्क्स देते हैं। वो मैथ की तरह लिख देते हैं, आपको नंबर दे देंगे। 400-500 पेज भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चाहें तो आप एग्जाम्पल वगैरह दे करके, आप चाहें तो आप इसको कर भी, यही जो पहला वाला ही, चाहे बेसिक स्ट्रक्चर वाला ही जो क्वेश्चन था, आप इसमें चाहते तो कुछ कुछ एग्जांपल दे करके कि पार्लियामेंट ने ये काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से उसको खारिज किया, एक पेज भर जाएगा। नहीं तो इस तरीके से चाहेंगे तो 10-12 पेज लिखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 10-12 लिखना नहीं है। मैंने दिल खोलने की जरूरत, ज्यादा दिल खोलने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक है, बता देंगे टाइम का। तो इसमें आ जाता है पॉलिटी का, आप समझ गए बात को। इसमें क्या है भाई, जो भी शुरू से अंत तक का टॉपिक होता है। प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है ही, राज्य निर्माण, स्टेट फॉर्मेशन वाला बात है। जम्मू कश्मीर अभी लेटेस्ट आया है, उसके पहले जाते तो भाई आंध्र प्रदेश का था, डिवीजन किया गया था, तो स्टेट फॉर्मेशन वाला एक टॉपिक रहता ही है। उसके बाद जाते हैं सिटीजनशिप, सीए और एनआरसी का मुद्दा है, पॉलिटी में इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उससे जोड़ करके। लेकिन वो चूंकि डिस्प्यूट है, जनरली पीसीएस में क्या किया जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वाद पर क्वेश्चन पूछा जाता है, विवाद पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, विवाद से बचता है। क्योंकि नहीं पूछ दिया था कि राज्यपाल और जो तो कौन थे, जो राज्यपाल थे बेचारे दिल पे ले लिए थे, उसको उनका देहांत भी हो गया, लालजी टंडन जी मध्य प्रदेश के बाद में बने थे, उनका डेथ हो गया शायद, लालजी टंडन का बेचारे का। तो दिल पे ले लिए कि मेरे बारे में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में, अदरवाइज कोई खराब क्वेश्चन थोड़ी था, ऐसा तो क्वेश्चन पूछा ही जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने दिल पे ले लिया। तो जब कोई भी आए हो, थोड़े विवाद से बचता है। तो ये जो सिटीजनशिप वाला है उसमें चांसेस कम बनते हैं, अदरवाइज फंडामेंटल राइट में तो सब आर्टिकल 14 से लेकर के रिजर्वेशन से लेकर के आप जाएंगे तो आर्टिकल 21 अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। आरटीआई में जो अमेंडमेंट हुआ है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर चाइल्ड लेबर एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, चाइल्ड लेबर वाला जो प्रोविजन है आर्टिकल 24 है सर, ठीक है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 से 28 के बीच में पूछ ही चुका है, 25 से 28 के बीच में पूछ चुका है ऑलरेडी, हिंदुत्व और सेकुलरिज्म को लेकर के बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ नहीं आएगा। 29-30 इंपॉर्टेंट है, जो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्कृति की सुरक्षा, ठीक है, 29-30 इंपॉर्टेंट है। 32 भी जानना, 32 और 226 से उसको जोड़ करके उसको फिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन पूछ चुका है कि जहाँ कहाँ तक इंप्लीमेंट किया गया है, तो वहाँ से भी वैसे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों को जोड़ करके कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, पूछ रहा है लगातार। तो ये दोनों चैप्टर को अच्छे से देखना चाहिए। प्रेसिडेंट वाले में कोई ऐसा कोई खास टॉपिक है नहीं, वहाँ पे अभी कुछ चल नहीं रहा है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, आर्टिकल 72 है, उसको देख जाइए, निर्भया वाला केस में 72 का बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि 65th में ही पूछा जाएगा, लेकिन पूछा नहीं गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर जाते हैं तो रोल ऑफ अपोजिशन इन
ये रोल ऑफ अपोजिशन वाली जो बात है ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का जो रोल था वो इंपॉर्टेंट एक हो जाता है। फिर उधर जाते हैं तो जुडिशरी में, जुडिशरी का जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ चुका है, ठीक है, अभी जस्ट ही पूछा है तो हमें नहीं लग रहा है कि उस पर कुछ पूछेगा। फिर पंचायती राज इस बार इंपॉर्टेंट एक हो जाता है। पंचायती राज पर बिहार में पंचायत का चुनाव भी प्रपोज है, तो हो सकता है चुनाव के आसपास की घटनाएं सारा, तो चुनाव एक अलग से, पंचायती राज चुनाव एक अलग मुद्दा रहेगा। तो पंचायती राज सिस्टम एक जरूर जान के चलिएगा, 243 में होता है। सेंटर स्टेट रिलेशन और इमर्जिंग इशूज आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। सेंटर स्टेट रिलेशन के जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट और फिर उसके साथ कुछ इसी तरह का चीज जोड़ करके कि यद्यपि ऐसा सा है किंतु आज उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहा है। माने जो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट में जो यूनियन के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से, उसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या नए नए हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट वहाँ पे बन जाता है। इलेक्शन रिफॉर्म हमेशा टॉपिक रहा है। आर्टिकल 356 हमेशा से, राज्यपाल हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। और कश्मीर का जो, अगर वो कश्मीर भी विवाद है लेकिन फिर भी क्या कश्मीर के जो कदम उठाया गया उससे कश्मीर को देश से जोड़ने में मदद मिली है, अपने विचार दें, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एक बन जाता है। तो ये प्लस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स और सेकुलरिज्म, और ये एक और आता है जो विमेन एम्पावरमेंट भी थोड़ा देख के जाना चाहिए। कई बार महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक आ सकता है, कभी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे इनविजिबल पार्ट में जाते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, इसका था। यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ देखो, इसमें ज्योग्राफी में हम लोगों के साथ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी ही केवल है, ठीक है। अगर वहीं जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर आप जाते हैं दूसरे जगह जाते हैं तो आईएएस में जाते हैं, जेपीएससी में जाते हैं, सब जगह जाते हैं तो इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों है। बीपीएससी के साथ अच्छी बात है कि यहाँ पे केवल इंडियन ज्योग्राफी है, और इंडियन ज्योग्राफी में भी केवल एक ही क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी का वेटेज मेंस में कम है, तो इसमें मेन आता है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स वाले में जाएंगे तो कल हम इसका पूरा टॉपिक डिस्कस कर देंगे। अदरवाइज हमेशा एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। उसके बाद इंडस्ट्री बिहार में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है। जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार में। इंफ्रास्ट्रक्चर में इरिगेशन भी है, जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें इरिगेशन नहीं होता है, लेकिन बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जब देखेंगे तो उसमें इरिगेशन भी है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, उसमें बिहार सरकार द्वारा काफी काम भी किया जा रहा है। तो उसमें तो इंडस्ट्री वाला भी देख लेते हैं, देखा जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। तो एक एग्रीकल्चर का हो गया, एक इंडस्ट्री का हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स वाला है, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी, 5 टॉपिक वहाँ हो जाता है। और उसके बाद जब पब्लिक फाइनेंस वाले में, बजटरी सिस्टम में जाते हैं तो 3 टॉपिक वहाँ इंपॉर्टेंट होता है, एक जीएसटी का है, सब्सिडी का है और 15th फाइनेंस कमीशन का है। 3 टॉपिक वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जाते हैं तो एक टॉपिक और जान सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, क्योंकि आज की डेट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे है। और फिर उधर जाते हैं तो आपका WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF और नीति आयोग और उसका अचीवमेंट। पहले प्लानिंग कमीशन अचीवमेंट पे पूछता था, अब नीति आयोग और उसका अचीवमेंट पे पूछेगा। तो टॉपिक कितने हो गए, एक नीति आयोग हो गया, उसका अचीवमेंट हो गया। उसके पहले आते हैं तो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एक टॉपिक हो गया, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया। और उसके बाद जाते हैं तो पब्लिक फाइनेंस में 3 हो गया टॉपिक। 3 टॉपिक में ये कौन कौन से, GST और स्टेट के साथ जो अभी डिस्प्यूट है वो, और सब्सिडी पूछता ही है क्वेश्चन, और फिर 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये 3 टॉपिक हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा, गरीबी बेरोजगारी वाला में से 5 टॉपिक था, पॉपुलेशन, दूसरा था पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी, ये 5 टॉपिक हो गया। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इतने टॉपिक हैं। और ये सारे टॉपिक में बिहार को जोड़ के, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के बजट को जोड़ करके, तो ये कंटेंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर भी जाते हैं ज्योग्राफी वाले में भी, कोई भी जैसे मान लीजिए डिजास्टर पे ही कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंडिया का लिखेंगे तो साथ में बिहार को जरूर जोड़ेंगे, पूछे चाहे ना पूछे। बाढ़ सूखा अगर मान लो पूछता है तो आप पूछे चाहे नहीं पूछे, आप उसमें बिहार का रेफरेंस जरूर लेंगे, ठीक है, इसमें होता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से। साइंस टेक्नोलॉजी वाले में जाते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी वाले में जैसे हमने आपको 6 टॉपिक बताया, 6 टॉपिक में आता है भाई, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का कहीं आता पता नहीं है, लेकिन है टॉपिक बड़ा फेमस उसके लिए। तो एक न्यूक्लियर एनर्जी है, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी वहीं पे है, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब इसका एक अप्लाइड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं बार बार, एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए उपाय क्या क्या होना चाहिए। तो इस तरह से एनर्जी क्राइसिस वाले में एनर्जी मैनेजमेंट का एक तीसरा भी टॉपिक वहाँ पे बन जाता है। लेकिन जब तक वो डेटा जानेंगे नहीं तब तक ये सब चीज़ें होंगी नहीं।
चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, और उससे जुड़े हुए चैलेंजेस, और चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में हर माने जैसे आज के डेट में जाएंगे तो बिहार में करीब करीब 5500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का सब्सिडी लगता है इलेक्ट्रिसिटी में। क्योंकि हर घर सौभाग्य योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, कई सारी योजनाएं हैं भाई, उदय योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, सौभाग्य योजना है, उजाला योजना है, ठीक है, ये कुसुम योजना है। तो ये सारी योजनाएं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हैं। बिहार सरकार का टोटल खर्च, एनुअल जो खर्च है वो 5500 करोड़ रुपीज है, 5500 करोड़ रुपया के आसपास सब्सिडी खर्च हो रहा है। किसके ऊपर खर्च हो रहा है? जो लोग अभी बिजली पहुंचने से जो सुख भोग कर रहे हैं। भाई बिजली के दो पार्ट है ना, एक होता है सुख भोग और एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिहार में अभी क्या, कौन सा फेज से बिहार गुजर रहा है? सुख भोग से गुजर रहा है ना भाई। हर आदमी, कुछ कुछ तो ऐसे दुष्ट हैं कि भाई वो घर उस पे बिजली पे हीटर चलाते हैं, अदरवाइज अगर वो सुख भोग तक रखते तो ठीक था। भाई गीजर लग गया घर में, मैं अपने गांव की अगर बात करूं तो गीजर लग गया है लोगों का, भाई सबके हर घर रूम में फैन तो लग ही गया, अब एसी भी लगना शुरू हो गया है, गीजर लग गया है। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2000 रुपये लेकर के और घर में गीजर लग रहा है। एक गांव में, मैंने अपने गांव में एक चेक किया कि उसमें जो साइट है, उस साइट पे जाके अपने गांव में पहुंच सकते हैं कि किसका कौन कौन किसान सम्मान निधि से पैसा लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं देखा 615 लोग थे हमारे गांव में, किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये साल का 6,000 रुपये साल का ले रहे हैं। सोच के देखिए, तो इसमें हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये सब पैसे जो जा रहे हैं, जा करके सब अपना, तो अगर यही गुजरात होता, यही गुजरात में अगर बिजली जाएगा तो क्या करेंगे? वो लगेंगे, उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट कर देंगे वो। भाई कोई सिलाई मशीन का ले लेंगे, ऑल म्यूट कर दो ना। हाँ रिमोट कर दो। हाँ ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, जैसे अगर यही गुजरात में होता तो अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार कैन बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया, रूरल बिहार। नहीं तो उसके लिए अब आप रोड मैप दीजिए, कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को जोड़ करके यहाँ पे, तो एक टॉपिक है एनर्जी वाला, ये साइंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में थोड़ा जब अप्लाइड करेगा तो इस तरह से जा रहा है बीपीएससी में, ठीक है। दूसरा जैसे जाते हैं तो भाई 3 टॉपिक हो गया, कौन कौन सा? एक हो गया न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, और तीसरा हो गया यूज ऑफ एनर्जी, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर सोशल डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल सकता है। उसके बाद जाते हैं तो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन होता है, फिर बायोटेक्नोलॉजी बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन पे मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी, लेकिन ये 4 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 4 टॉपिक तो इसका हर पार्ट आपको करना होगा। ओवरऑल हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन बिहार या इन इंडिया विथ ए स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार। कैसे जैव प्रौद्योगिकी भारत में खाद्य सुरक्षा में सहायक है, बिहार के विशेष संदर्भ में उपाय उदाहरण के साथ एग्जाम्पल दें। तो ये एक ओवरऑल बास्केट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, अब उसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी का। उसी तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने, ठीक है, विश्व के अग्रणी देशों की तरह उपलब्धियां हासिल करी हैं। इंडिया अचीवमेंट इज एज लाइक एज अ टॉप कंट्री, टॉप 4-5 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इन स्पेस टेक्नोलॉजी, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको क्या करना होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी का सब कुछ जानना पड़ेगा। एक पार्ट भी छोड़ देंगे तो उतना % मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है। तो ये 4 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी। साइड के 2 टॉपिक हैं, एक आता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा हेल्थ। ये 4 यूज ऑफ। अब बाकी तो उसके बाद ये जो 6 टॉपिक टोटल हुआ। अब इसके अलावा जाते हैं तो एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में भी, पर्यावरण प्रदूषण वाला जो टॉपिक है, उसमें भी विद द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस टू कार्बन इंटेंसिटी का अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस। जो COP21 का भी 5 साल पूरा हुआ, तो उस 5 साल में भारत के द्वारा किया जा रहा है, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके कार्बन इंटेंसिटी को काटने की कोशिश की जा रही है। और उसमें एक बेस्ट एग्जांपल उजाला योजना है, या उज्ज्वला योजना है, या अभी हाइब्रिड प्लांट जो कच्छ में लगाया गया। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके कार्बन इंटेंसिटी को कम किया जा रहा है कैसे, तो वहाँ पर भी आता है। तो अब ये जो टॉपिक्स हैं, इसका एक अप्लाइड वाला पोर्शन,
भाई स्मार्ट सिटीज का पूछा हुआ है, स्मार्ट विलेज हो सकता है, ई लर्निंग में क्वेश्चन बहुत बड़ा चांस है, अभी के टाइम पे जाएंगे, ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिस्टेंस लर्निंग या ई लर्निंग, मेडिसिन में भी हो सकता है, टेली मेडिसिन, इस तरीके से जोड़ करके कि कोरोना ने एक ई लर्निंग तथा टेली मेडिसिन के लिए एक अवसर उत्पन्न किया है। अब वहां तक में आप कैसे कैसे क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आपके आपके अपने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी वाले में एक अप्लाइड वाला पोर्शन आता है, ठीक है। तो 4-5 टॉपिक यहाँ पे है, 5 टॉपिक यहाँ पे है। इकोनॉमी में जाएंगे तो कुछ टॉपिक, 6-7 टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक फाइनेंस और योजना नीति आयोग और WTO, तो 7-8 टॉपिक यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से टोटल जाते हैं तो हमारे पास एक कॉपी यहाँ पर, एक कॉपी इसका बनेगा, एक कॉपी इसका बनेगा, एक कॉपी आपका इसका बनेगा, एक कॉपी हिस्ट्री का बनेगा, एक पतला सा कॉपी डेटा इंटरप्रिटेशन का बनेगा और एक कॉपी करंट अफेयर्स का बनेगा। ये टोटल 7 कॉपी आपको, 7 कॉपी आपके बनेंगे। और उस 7 कॉपी के साथ आप सप्लीमेंट जितना जोड़ लें तो उस 7 कॉपी को ही जितने बार, तो 7 कॉपी से हमारा विजिबल पार्ट क्लियर हो जाएगा, और विजिबल पार्ट क्लियर हो जाएगा और उसमें जो कंटेंट, कोशिश यही होनी चाहिए। बीपीएससी के साथ एक आसान, तो टॉपिक तो काफी छोटा छोटा दिखा, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई इंडिया का है, बिहार का है। जैसे अगर बात करें, बिहार का बजट है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, इंडिया का बजट है, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, दोनों जोड़ के, बीच में भी एक होता है यहां का और यहां का, दोनों मिला के, ये जोड़ के वाला नहीं है। और बीपीएससी में मार्क्स मिलने के लिए बहुत जरूरी है कि बीच बीच में कहीं कहीं बिहार दिखे नहीं। भाई डेवलपमेंटल मॉडल, तो डेवलपमेंट मॉडल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग हार्ड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, टू मेक न्यू इंडिया, हार्ड कोशिश हो रही है। बिहार सरकार भी तो, भाई 7 निश्चय क्या है, एक तरह से 7 निश्चय तो डेवलपमेंटल मॉडल ही तो है, वो कोई सोशल वेलफेयर मेजर तो है नहीं, एक तरह से डेवलप टू मेक बिहार अ न्यू बिहार, इस तरीके से उनका। तो 7 निश्चय 2.0 में जैसा करने जो वो काम कर रहे हैं, प्लस बाकी, तो दोनों को आपके आंसर में कई जगहों पे ये दिखना चाहिए। जैसे मान लो ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बिहार में औद्योगिक गलियारा है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर है बिहार में, तो जब एग्जाम्पल बना रहे हैं, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग जब दिखा रहे हैं, तो वो जो फतुहा से लेकर के और नालंदा के बीच ना है, तो वो ऑर्गेनिक वहाँ बना दे, डायग्राम बना दे, वहाँ पे दिखा दे, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है नमामि गंगे में, जहाँ से जहाँ तक का कॉरिडोर है उसको दिखा दें। कोई और अगर इस तरह से स्टडी हुआ है, कहीं पे कुछ एग्जाम्पल आता है तो उसको वहाँ पे दिखा दें, फसल दिखा दें उसमें, तो बिहार का एग्जाम्पल दिखा दें। एग्जामिनर देखेगा तो एकदम से चीज़ें आपके असर, कई जगह पर तो रेफरेंस ऑफ बिहार लिखा ही रहता है, लेकिन जहाँ रेफरेंस ऑफ बिहार नहीं लिखा है वहाँ भी एनर्जी क्राइसिस या ऊर्जा के उपयोग के लिए उपाय, तो हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पे बिहार का जब एग्जाम्पल लेंगे ही, द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया विथ ए स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार अगर पूछता है तो आप हर पैरा में आ जाएगा। भाई जहाँ पे भी कोई कॉजेज लिख रहे हैं तो उस कॉज में इंडिया का अगर कॉज लिख रहे हैं तो उसी के जस्ट पैरा बाद बिहार में अगर कुछ स्पेशल चीजें हैं तो वो कुछ, अगर वे फॉरवर्ड में अगर जा रहे हैं तो कुछ इंडिया में कुछ इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है तो बिहार गवर्नमेंट द्वारा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उपाय किया जा रहा है। सब्सिडी में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडी मिल रहा है, बिहार गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है अपनी चीजों पे, ठीक है। तो इस तरीके से कई जगह पूछे तब भी, नहीं पूछे तब भी, अगर उस तरह से लिखते हैं। पंचायती राज जब पूछते हैं तो सब कुछ लिखने के बाद सब पूरा आर्टिकल 243 आप लिखते हैं, लेकिन साथ में पंचायती राज जो कानून है 2006 जिसके 50% रिजर्वेशन मिला, या अभी जो वहाँ पे हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के सेंस में कुछ प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल कहीं कुछ दिखता है आप उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा मिक्सअप करने से हमारी चीज़ें, आंसर अच्छे से निकलता है। और आंसर अच्छे से निकलता है क्योंकि आंसर अच्छे से लिखना का काम चलाओ। 300 नंबर नहीं चाहिए जीएस में। जीएस में कितना नंबर चाहिए? मिनिमम 350 चाहिए, मिनिमम 350, तब 350 360 नंबर चाहिए, तब हमारा काम हो पाएगा। और 350 360 लाना ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। बस हमारे पास क्या होना चाहिए, कई बार एक नोट्स देखते हैं तो हिस्ट्री का, अब इस बार हमने थोड़ा सा नोट्स बनने में देर हो रहा है क्योंकि हमने हिस्ट्री का जो नोट्स था उसको थोड़ा मोटा कराया, क्योंकि लोग झुंझला जाते थे कि सर इतना ही नोट्स। अब ये 17-18 टॉपिक का कितना नोट्स, उतने को 10 बार अगर पढ़ लें तो कई कुछ नोट्स को हम थोड़े मोटा करवा रहे हैं भाई, अब क्या करें तो उसमें, लेकिन ज़रूरत उतनी है नहीं, उतने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हम लोग, ये सारा टॉपिक्स है तो इसका करते हैं, शुरू करते हैं। अब इसमें जैसे अगला जो 80 दिन है उस 80 दिन में अभी थोड़े दिन 16-17 तारीख तक चलते हैं, 17 तारीख से अलग अलग कर लेंगे।
और उसमें भी क्रॉस कर लेंगे कहीं पे, माने इंग्लिश मीडियम में जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, कर लेंगे। संडे 4-4 5-5 घंटे कर लेंगे, 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक कर लेंगे, जिससे कि 2-2:30 बजे के बाद टेस्ट होता है यहाँ पे। टेस्ट तो 3 घंटे का टेस्ट भी हो जाए 7 बजे तक, तो 4 बजे से 7 बजे तक टेस्ट हो जाए का जो शेड्यूल रहता है जीएस का उसका। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लगातार पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो एक और कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी था, उसके अलावा एक और कैटेगरी है, जो कैटेगरी जो मेंस की तैयारी कर चुका है। तो मेंस की तैयारी कर चुका है तो वो अब घर में बैठेगा तो बोर होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है नहीं उसके पास। जो 65th का मेंस दे रखा है भाई, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं वो। अब पढ़ने जाएंगे तो उनको मन ही नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर वो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाते हैं तो उसका फायदा क्या हो जाएगा, 7 दिन कम से कम, और 7 दिन फिर एक सेक्शन को पढ़े, फिर 7 दिन एक सेक्शन को पढ़े, वहाँ जो कमी पता चली तो सबको दूर। तो एक कंटिन्यूटी फैक्टर, मैंने कोचिंग के साथ देखो एक और बात है, ये इट्स नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ कंटेंट, ये केवल कंटेंट का सोर्स इसको मानने की। हमने जो वीडियो में भी कहा कि भाई दिल्ली आ जाओ, जिसको भी आना हो दिल्ली, क्योंकि पटना में थोड़ा दिक्कत ये होता है, मान लीजिए एग्जीबिशन रोड पे ही कोचिंग है, अब पटना के एक छोर से निकलेंगे 1.5-2 घंटा, और उसमें फिर तो थोड़ा अधिकारी जैसा लगता नहीं है पटना में सड़कों पे चलने पे, नहीं अधिकारी जैसा थोड़ा फील भी होना चाहिए, वो आम बन जाते हैं, बड़ा टाइम खराब होगा। और 3 महीने में इतना टाइम है नहीं, या तो ऑनलाइन रहे या तो दिल्ली में रहे, या जहाँ कोचिंग लें उसके अगल बगल में, पटना में अगर कहीं कोचिंग करते हैं तो उसके अगल बगल में ही रूम ले लें, जिससे कि निकलें और कोचिंग में जाके बैठ जाएं। और मुखर्जी नगर के साथ अच्छी बात यह है कि आजकल रूम भी खूब सस्ता सस्ता है, नहीं सस्ता है आजकल, गांधी विहार, नेहरू विहार, ये 5-10 मिनट पे चले तो यार दोस्तों से मिलते हुए स्कूल चले हम, तो थोड़ा उस दौरान भी 2-4 लाइन बातचीत हो गया, वही क्या हो रहा है क्या, तो एक मोटिवेशन बना रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बीपीएससी के साथ, वो मोटिवेशन बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 80 दिन तक डीमोटिवेट कहीं ना होने पाए, मुझसे नहीं होगा। ग्रुप बना, 2-3 लोग मिलके, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोचिंग का उस रूप में ही हेल्प है। आज की डेट में पता चला कि कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो कौन सा बिजनेस है जो बिना पैसे का होता है, भाई 1 लाख 2 लाख 4 लाख तो लगता ही है, नहीं तो 10-20 हज़ार, यहाँ भी अगर 5 ही नंबर बढ़ गया, 10 ही नंबर बढ़ गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो उस रूप में एक होता है कंटिन्यूटी फैक्टर, और दूसरा होता है कि एक मोटिवेशन भी रहता है आपस में भी। जब आप यहाँ से जाएंगे तो ऐसा तो शायद ही कोई होगा जो थोड़े 2-4 दिन बाद बीपीएससी के अलावा मुंह से कुछ और निकलेगा। पढ़ने के साथ साथ ये भी बातें हो जाती हैं, तो थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें भी हो जाती हैं, आपस में भी चर्चा रहता है, आपका भी भविष्य, उनका सबका भविष्य। अब सीधे 3 महीने बाद, 3 महीना, अगले 3 महीने के मेहनत पे भविष्य तय होना है, इतने दिनों की सबसे बड़ी, इतने दिनों का समरी आना है 3 महीने के बाद। तो ऐसी स्थिति में 3 महीना मेहनत कर दिया जाए, निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन एक बात और भी होता है कि बिहारी बन जाना, मैं बार बार बोलता हूँ, कई लोग आते हैं कि सर मुझे इस बार का आईएएस भी देना है, छोड़ दीजिए आईएएस, मत दीजिए एक बार आईएएस। मैंने अभी के टाइम पे तो एक तो स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है ये, कि ये जो पीसीएस निकल रहा है, बीपीएससी और यूपी पीसीएस, अभी देखे कि एमपी का भी कैलेंडर आ गया, तो ये सब आ गया। तो जो जहाँ का है उसको क्या करना चाहिए, एक पीसीएस में देखो, अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी और पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस के लिए भी, एक पीसीएस में एक जॉब ले लीजिए। कम से कम बीपीएससी के लिए तो आप सौभाग्यशाली इस मामले में है कि आप बिहार के हैं, यहाँ सौभाग्यशाली हैं कि बड़ा आसानी से। नहीं तो यूपी पीसीएस में जाओ तो भाई 4 पेपर वहाँ है, आईएएस का जो सिलेबस है उसके अलावा 20-25% उत्तर प्रदेश भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो 4 जीएस का पेपर हो गया, एक हिंदी हो गया, एक एसए हो गया, एक ऑप्शनल हो गया, 8 पेपर है। 8 पेपर तब जाके यूपी पीसीएस में सिलेक्शन होगा। बीपीएससी में कितना पेपर है? आईएएस का यूपी पीसीएस का जो एक पेपर है उससे भी बीपीएससी का उतना ही है, बीपीएससी का सिलेबस उससे भी कम ही है। कैसे भाई? आईएएस में पेपर 1 में 20 क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज। यहां क्या है? 8 क्वेश्चन पेपर 1 में, 8 क्वेश्चन पेपर 2 में, और 6 क्वेश्चन ऑप्शनल में। तो 8-8 16 6 22। यहाँ कितना क्वेश्चन लिखना है? 22। और वहां कितना लिखना है एक पेपर में? 20। 2 ही क्वेश्चन का तो अंतर आया। और सिलेबस का हाल क्या है? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, नहीं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उस तरह से सोशल। अब सोच के देख लो जोड़ के, तो आसान बने, इजी है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको क्या करना होगा, ये अपना कॉपी 5-6-7 कॉपी ले लीजिए, कॉपी में इंडेक्स बना लीजिए खूब सुंदर सुंदर, और उसको काटना शुरू करिए। मैंने कहने का मतलब उसको, उसका कंटेंट क्रिएट करना अपनी तरफ से भी, और कोचिंग से तो सारा कुछ सब लोग पढ़ा देंगे। मैं अपना साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी वाला मैं करा दूंगा। ज्योग्राफी सुबोध जी हैं, सुबोध जी करा देंगे। और उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक अच्छे हैं इंग्लिश मीडियम में,
और केपी सर पढ़ाते हैं। अब फायदा उसमें ये, एक विकल्प ये भी रहेगा कि जिसको जिस मीडियम में जहां जब मर्जी दोबारा भी करने का मन करे, जैसे मान लीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन किसी और से आप कर रहे हैं और कोई और भी पढ़ा रहा है, तो उसका भी क्लास कर लीजिए, इसका भी क्लास कर लीजिए, दोनों लोगों का क्लास कर लीजिए। नहीं तो इससे हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ कुछ कमी रह गई तो उसको पूरा कर लेंगे, अदरवाइज रहेंगे लोग बड़े सीनियर ही सब लोग। अशोक सर करंट अफेयर्स कराए ही थे, इस बार भी 65th में कराए थे, खूब दिन कराए थे, बाकी लोग भी करा देंगे। तो पॉलिटी में भी है, पॉलिटी में भी इंग्लिश मीडियम में अलग है, हिंदी मीडियम में अलग है, उनका भी कर लीजिए, इनका भी कर लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री में करुणेश सर हैं, और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में देख रहा हूँ कि किससे कराया जाए, जो प्योर धनंजय जी कराए थे अभी इंग्लिश मीडियम में, इसके पहले 65th में धनंजय जी कराए थे इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम में करुणेश जी कराए थे। तो वही बात है कि जब जहाँ जहाँ मन करे। एक और फायदा हो इसमें ये होता है कि सुनने से भी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये मत मान के चलिएगा कि आपको पढ़ने से माने सेल्फ स्टडी से ज़्यादा होगा और कोचिंग से जुड़ के कम होगा। कोचिंग से जुड़ के कम, मान लीजिए 2.5 घंटे मैंने अगर कुछ कराया तो वो टॉपिक वहाँ पे अगर उसके ऊपर आधा घंटा भी टाइम अगर और दे देंगे तो वो टॉपिक आपका सेटल हो जाएगा। और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एक टॉपिक कोचिंग के साथ पढ़ लीजिए और एक टॉपिक अपने से पढ़ लीजिए, और दोनों में देखिए कि आउटपुट किसमें ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें आउटपुट ज़्यादा हो वो काम, वही वाला काम कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से करके अगला 80 दिन है उसमें हम लोग करते हैं। तो कल फिर यही टाइम रखते हैं, क्योंकि कई लोग सचिवालय वाले लोग हैं वो 6:30 बजे ही फ्री होते हैं, तो वो लाइव में जुड़ पाते हैं जो वहाँ जहाँ जो जहाँ है। और यहाँ पर भी सब मोड तो है ही, लाइव मोड में भी है और रिकॉर्डिंग भी रहेगा। कभी क्लास में आए, कभी मान लीजिए घर से ही पढ़ लिया, लेकिन कोशिश कम करना, ऐसा मत करना कि खाली घर ही से पढ़ रहे हैं, पता नहीं छोड़ो कौन जाएगा, यहीं घर ही से पढ़ लेते हैं। माने आलस नहीं होना चाहिए। आलस, ये अगला 3 महीना आलस नहीं, वो हर काम करिए जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। कुछ बताइए। बुक्स में, बुक्स कोई नहीं है, बुक्स इसमें क्या, कौन सा बुक्स बताएं? लक्ष्मीकांत बता दें पॉलिटिकल लिए, 3 महीने में कहाँ हो पाएगा? रमेश सर की इकोनॉमी बता दे, नहीं हो पाएगा। बिपिन चंद्रा बता दें तो नहीं हो पाएगा। बुक्स नहीं है इसका। क्या है कोई बुक? बताइए, आप कुछ बताइए। हाँ, योजना मैगजीन, हाँ हमने तो बार बार कहा इस बात को, यहाँ पे योजना मैगजीन का, और उसमें भी इशू वाइज, हाँ इशू वाइज देखिए उसको। हाँ हाँ, तो योजना हम शुरू से हमने ग्रुप में भी शेयर किया, 65th के ग्रुप में योजना शेयर किया, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए राज्यसभा टीवी पे जो कुछ डिस्कशन होता है तो उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन ये टेलीग्राम पे जो बहुत सारे मैटर पड़े हुए हैं वहाँ उलझने की जरूरत नहीं है। फिर हमने कहा कि आपके पास 7 ही कॉपी होना चाहिए। टोटल कॉपी कितना होना चाहिए? 7। 7 से 8वां कॉपी नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री का एक कॉपी, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक कॉपी, करंट अफेयर्स का एक कॉपी, आपका अपना पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का और साइंस टेक्नोलॉजी का, इतना ही कॉपी होगा ना टोटल, तो कॉपी होने चाहिए। नहीं, हम तो लिए हैं, प्रिंटेड नोट्स में लिए हैं ना, आपको लेने की जरूरत नहीं, प्रिंटेड नोट्स में हमने लिया हुआ है। जो चूंकि क्लास नोट्स के अलावा प्रिंटेड नोट्स भी सपोर्ट मटेरियल के रूप में है, तो उसमें भी कर रहे हैं, हमने लिया है उसमें से। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो नीति आयोग का, उससे भी लिया है। तो प्रिंटेड नोट्स में मैटर लिया है इस सब जगह से, जो भी हो सकता है प्रैक्टिकल चीज़ें, हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में हमने लिया है उसका। तो ये होगा। बाकी तो क्लास नोट्स होता है, क्लास नोट से हो जाता है, क्लास नोट से बाहर नहीं आता है। फिर वही बात है कि नॉलेज रहेगा, नॉलेज पर फोकस करिए। चूंकि देखो सक्सेस तो फिर सीधी सीधी बात है कि भाई ये जो सफलता यहाँ पे है, ये सफलता सक्सेस भाई एग्जाम हॉल होके जाता है। ये कौन सा है? एग्जाम हॉल है ये। और एग्जाम हॉल है तो इसके लिए, और एग्जाम हॉल में अच्छा करने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए। और ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए? 10 को 1-1 बार या 1 को 10 बार? 1 को 10 बार। अगर 10 पे 1-1 बार रहेंगे तो फिर तो यहां अनुमान होगा, ज्ञान नहीं होगा वहां, क्या? और अनुमान होगा तो यहां भी अनुमान होगा। तो यहां अगर अनुमान लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि अनुमान खराब होता है, अनुमान खराब नहीं होता है। अनुमान लिखेंगे तो 300 नंबर आएगा, और ज्ञान लिखेंगे तो 360 आएगा। इतने का अंतर आएगा, 60 नंबर का अंतर आएगा। और ये 60 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 60 आया तो फिर सफलता मिल जाएगी, 360 आया तो सफलता मिल जाएंगी, और 300 आया तो सफलता नहीं मिलेंगे। बहुत रेयर है, ठीक है, ये चीज है। तो चलो इसी को करते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कोई क्वेश्चन?
जा करके मजबूती से अपने आप को स्ट्रांग करना है। भगवान जी का भी अपने अपने इष्ट देवता को साथ में रखना है, विश्व कभी आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं वो, और फिर लग जाना है। हम लोग उसको कर लेंगे। तो कल सेम टाइम पे वो उसी में रखते हैं। संडे को 5 घंटा कर लेंगे, 4 घंटा 5 घंटा संडे को कर लेंगे, और कोई 2-2 सेक्शन कुछ कर लेंगे। सिलेबस की चिंता नहीं करना होगा, सिलेबस करा देंगे। एक और ऑनलाइन में लोग जो हैं उनके लिए एक फ़ायदा ये है कि 65th का सारा मेंस का क्लास ऐप पर अवेलेबल है। 65th का अभी थोड़े दिन पहले ही तो सब पूरा हुआ है। तो कभी कभी मन किया तो वहाँ से भी एक बार हिस्ट्री दौड़ा लिया, साइंस टेक्नोलॉजी वहाँ दौड़ा लिया, ज्योग्राफी दौड़ा लिया थोड़ा, और बाकी यहाँ पर स्लो मोड में तो ये तो होता ही रहेगा, ये तो ऐप पर अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। जो ऑफलाइन में जो क्लास में लोग हैं उनके लिए बस एक ही है कि उनको जो ऐप पर एक्सेस है, चूँकि ऐप का मेंटेनेंस पुणे से होता है, मूवीशाला पर भी उनका है, विजय जी का, तो ऐप पे मेंटेनेंस में उसमें एक्सपेंडिचर उसमें मेंटेनेंस चार्ज लगता है उसका, वो हर मंथली जो उनका होता है, एक तरह से रेंट ही है, वो नए तरह का एक सिस्टम आया हुआ है। तो अदरवाइज 2-4 ऑफलाइन में जो क्लास कर रहे हैं, 2-4-5 दिन अगर क्लास छूटता है तो उसका वो तक दे दें। पूरे महीना क्लास का एक्सेस देने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर अदरवाइज आपको अगर लगता है कि आपको ऐप का एक्सेस चाहिए, तो ऐप का एक्सेस लेकर के और 2 दिन 3 दिन में कोई विषय को दौड़ा लेना हो तो दौड़ा सकते हैं, ऑफलाइन वाले लोगों के लिए। लेकिन ऑफलाइन में रेगुलर में कि पूरा 3 महीने तक 65th आपके लिए अवेलेबल रहे, और 66th का जो क्लास चल रहा है वो भी उस पर अवेलेबल रहे। रिकॉर्डिंग जैसे होता है ना कि क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, तो जो लाइव मोड में अपने घर से देख रहे हैं तो उनका तो रिकॉर्डिंग उनके पास है, लेकिन जो यहाँ क्लास में बैठ के देख रहे हैं तो उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, वो ऐप से मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी किसी किसी दिन कई बार होगा कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन कभी छूट गया कोई क्लास, तो वो ऐप पर वो एक्सेस रमेश यहाँ से दे देंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें एक काम और हो सकता है कि कभी कभी 65th का अगर आपको लगता है कि हमको 5-6 दिन के लिए कोई सेक्शन खोल दिया जाए, तो ये डाउनलोड आस्था का ऐप डाउनलोड करके रखिए, उसमें वो सेक्शन खोल देंगे। ठीक है, ऑफलाइन वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले लोगों के लिए तो है ही है, अवेलेबल है उस पर। तो iOS में नहीं है, उसके लिए एंड्रॉयड का अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, लैपटॉप पे है रमेश, लैपटॉप पे है, ऐप चलता है लैपटॉप पे, हाँ लैपटॉप पे चलता है। ठीक है, आस्था इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ मिल जाएगा, कुमार अजय हैं ऊपर में संवाद वाले, तो वही कराएंगे। हमने बताया ना कि ऑप्शनल में हमने क्या किया कि अब टेम्प्रोरी अरेंजमेंट की इधर उधर से करने से अच्छा है कि जो उस सब्जेक्ट के जो बेस्ट हैं वही, चूंकि कम्बिनेशन में रिजल्ट आता है। तो आप एक विषय के लिए अगर इधर उधर भाग रहे हैं भाई तो अच्छा नहीं है। अगर टेस्ट भी देना हो तो अजय जी हैं, अजय जी वो करा देंगे। तो पॉलिटिकल साइंस वाला राजेश जी करा देंगे, सोशियोलॉजी वाला धर्मेंद्र जी करा देंगे, ये एंथ्रोपोलॉजी वाला जो कृष्णा जी हैं वो करा देंगे। तो उस तरह से लोगों को हमने बोल दिया। फीस वही जो कुछ जो यहाँ पे है वही फ़ी है वहाँ सब। उन लोगों से हमने कह दिया कि भाई यही वाला फ़ी रहेगा, 10,000 12,000 वाला, 6-6,500 शायद फीस है, तो वही रहेगा। तो हमने इस तरह से कर दिया कि आपको कहीं कम से कम ऑप्शनल के कॉपी और आंसर फॉर्मेट के लिए भटकना ना पड़े, ये चीज़ है। ठीक है, तो चलो फिर। और इसमें जैसे कोई टॉपिक खत्म होता जाएगा उसका क्वेश्चन तो हम क्लास में बोलते ही जाएंगे डेली। जो लोग क्लास टेस्ट सीरीज उनके लिए है जो ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर चुके हैं, भाई वो टेस्ट सीरीज से जुड़े, उससे फ़ायदा ये होता है कि उनका कंटिन्यूटी बना रहेगा। लेकिन जो मेंस की तैयारी नहीं किए हैं, अभी सीधे आंसर लिखने पे ज्ञान है नहीं, तो आंसर कहाँ क्या लिखेंगे फिर? तो सीधे आंसर पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले राउंड में ज्ञान, और उस दौरान फिर हम लोग टॉपिक जैसे से खत्म होता जाएगा उसका आंसर फॉर्मेट तो हम ऐसे ही यहाँ बताते जाएंगे। ठीक है, उस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आया उसका आंसर फॉर्मेट यहाँ बता देंगे। और टॉपिक जैसे इकोनॉमिक खत्म होगा तो एक पेपर आपका हो जाएगा पूरे इकोनॉमी का 11 क्वेश्चन का। पॉलिटी खत्म होगा तो उसका 11 का हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन खत्म होगा तो उसका 11 उसका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपका टेस्ट होगा। जो टॉपिक खत्म होगा उसका टेस्ट आपका होगा। लेकिन जो टेस्ट सीरीज में है उनका तो पूरे 12 टेस्ट का एक शेड्यूल उनका अलग से है। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे, बाकी बात कर लेना। चलो फिर ठीक है, थैंक यू।